1950 भारत में ये रूमर उड़ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया से वापस आने वाले। साइगन में नेताजी प्लेन में आते हैं, जिस प्लेन में शिदई है। ताइपे में प्लेन क्रैश होता है, दोनों मर जल जाता है, दोनों मरते हैं, जल जाता है। अब जो प्लेन उड़ा नहीं, जो प्लेन ताइपे पहुंचा नहीं, पर सब ने देखा है कि नेताजी के साथ 4 बड़े-बड़े सूटकेसेस थे। वो सूटकेस गायब। श्यामलाल जैन जो बोला था कि ये नेहरू ने चिट्ठी लिखा था, वो हाफ द स्टोरी है। श्यामलाल जैन ने ये बोला था कि उसने 1967 साल में नेताजी को यूपी में मिला था। एक इन्होंने थ्योरी और फ्लोट कर रखी है बीच में कि ये जो स्टोरी है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस है, ये पंडित जी ने प्लांट करी है। अगर पंडित जी ने और आईबी ने एक बंदा नकली प्लांट किया था इशू को डाइवर्ट करने के लिए, इससे बढ़िया मुद्दा है क्या बीजेपी के पास में कि इसको एक्सपोज करने का पंडित जी को। 24 अगस्त को हबीबुर रहमान मेड अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट नेताजी डेथ व्हेन ही इज इन पावर। कल 23 तारीख को हम लोगों ने नेताजी की अस्थियां एकत्रित की। 22 तारीखों का क्रमेशन हुआ था। 1956 में जब वो शाहनवाज कमेटी के सामने बहुत लंबी स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट देता है, तो वहां वो कहता है 20 तारीख को नेताजी का क्रमेशन। वहां तूने 22 बोला, यहाँ तो 20 पे निकला। कारण क्या है? नेताजी ने रशियन एम्बेसडर से कांटेक्ट किया जापान को, तो नेताजी उसको चिट्ठी लिख रहे हैं कि आई नीड योर सपोर्ट। अब किसी को नहीं मालूम था कि एटम बम फट जाएगा। भारत के अंदर आईएनए को सबसे ज्यादा गाली कौन दे रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लक्ष्मी सहगल आके कौन सा पार्टी को ज्वाइन करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी। Economic and Political Weekly wrote an article on Netaji's love affair with Emily Shank, that Netaji's escape from India in 1941 was not so much to fight for India's freedom abroad, but to get reunited with Emily. What the? मैं तो बोलता हूँ दिस इज अ मिरेकल कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इतना सप्रेस करने के बावजूद आज हम नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं। That the man is alive in people's heart and memory. नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस एपिसोड के टाइटल में आपको एपिसोड नंबर 164 दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअली पार्ट 2 है एपिसोड नंबर 162 का। इस पॉडकास्ट पे अगेन हमारे गेस्ट वही है मिस्टर अनुज धर एंड मिस्टर चंद्रचूड़ घोष। जहां पार्ट 1 में हमने एक बेस सेट किया था और आपको ये बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ को लेकर 3 थियोरीज जो फ्लोट हुई थी, उनके पीछे रीजंस क्या थे। वहीं पार्ट 2 में आपको ये जानने मिलेगा कि इनमें से सिर्फ एक थियोरी, जो कि थियोरी है ऑफ कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आए थे गुमनामी माँ बाप बन के, वो सच है। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जो आपकी आंखें खोल के रख देगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी सहगल जी के बारे में आपको एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर इंटरेस्टिंग बात इसमें पता चलने वाली है, जो कि आपको थोड़ा शॉकिंग भी लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एपिसोड में बहुत सारी डीक्लासिफाइड फाइल्स के बारे में भी बात हुई है, कुछ ऐसे लेटर्स के बारे में बात हुई है जो कि इंडियन ऑफिशियल्स ने लिखे थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने भी लिखे थे, महात्मा गांधी ने लिखे थे, जो कि प्रूव करते हैं कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ नहीं हुई थी। इनफैक्ट 1950 में वो भारत लौट के आ गए थे। मैं आशा करता हूँ कि अब तक जो आपने पार्ट 1 देखा था वो आपको बहुत पसंद आया होगा और पार्ट 2 देखने के बाद भी आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस पॉडकास्ट में, इस टॉपिक में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में पूरे भारत को इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ की जो मिस्ट्री है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष जी को उनके इस एंडेवर में ज़रूर सपोर्ट करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उनकी लेटेस्ट किताब द बोस डिसेप्शन को ज़रूर खरीदिए। So let's begin this episode in 3, 2, 1. तो जो रिकॉर्ड उसमें से जो एक रिकॉर्ड जो अमेरिकन CIA से जो हमारे को मिला है, उसमें रिकॉर्ड में उन्होंने मेंशन किया है उसमें करके कि ये रिकॉर्ड है आपका 1950 के आखिर के टाइम का रिकॉर्ड है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो CIA के रिकॉर्ड पे लिखी हुई है उस पर कि भारत के अंदर एक हायर सर्कल में एक रूमर है कि सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया से वापस आने वाला है। ठीक है, 1950 के में ये पिकअप कर रहे हैं कि भारत में ये रूमर उड़ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस साइबेरिया से वापस आने वाला है। ठीक है, अब आपका सवाल का आंसर है कि गुमनामी बाबा भारत में, पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं थी, लेकिन अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो भारत में 52 में तो 100% वो यहाँ पे थे, लेकिन उसको 52 में ऑलरेडी फिक्स वो सेटल्ड है। मतलब तो वो 51-52 राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द 50s, राइट एट द बिगिनिंग वो 50-51-52 में किसी भी टाइम पे वो भारत आ चुके थे। मतलब ये जो CIA का रिकॉर्ड बता रहा है कि वो भारत में आने वाले हैं, वो बेसिकली मोर लेस इज करेक्ट। ही एक्चुअली केम बैक टू इंडिया इन अर्ली 50s।
ये 50, 51, 52, क्योंकि 52 का हमें कंफर्म हो गया कि 52 में तो यहाँ 100% थे वो। नहीं 51 का लेटर जो मिला ना वो 51 का पक्का, हाँ, तो 51 से वो आप पीछे खेलो, वो इसी 50 दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट वी हैव, वन ऑफ हिज हैंडरिटन लेटर्स 51 का लिखा हुआ है। ये वही हैंडरिटन लेटर है जिसे आपने एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा है, बट उनका ही लेटर है। बट सिंस यू आस्क यू, आई मस्ट क्लैरिफाई बिकॉज दिस इज अ गुड पॉइंट। लोग समझते हैं कि हैंडराइटिंग जो होती है ना एक लेटर के बेस पे होती है, लोग सिग्नेचर मैच करते हैं। जैसे मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया था, जो कपूर साहब जिन्होंने चेक किया था, उन्होंने कि किसी ने वो थापड़ ग्रुप का किसी का पता नहीं बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का दिखाया था कि वो आपने नकली फॉर्जरी करी सिग्नेचर की किसी चेक के ऊपर। नॉर्मली लोग ये मिसयूज़ करते हैं, चेक पे फॉर्जरी करते हैं करके। तो उन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन हैंड होता है ना वो मशीन नहीं होता। हाँ, तो मशीन में आपको लगता है, जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, तो आपको कहने को दिखाई देगा कि अनुज की हैंडराइटिंग में वेरिएशन आता है, इसके में नहीं आता, वो ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट पकड़ लेगा कि आपके दो सिग्नेचर कभी एग्जैक्टली 100% सेम नहीं होंगे, बिकॉज आपका हाथ मशीन नहीं है। करेक्ट। वो कहने को हल्का सा वेरिएशन आता है, नेचुरल वेरिएशन आता है, हल्का थोड़ा बहुत आएगा। तो लेकिन इस वाले केस में, गुमनामी बाबा वाला केस में, क्यों हैंडराइटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि हमने जो मैच करवाया है या जो वो देखा है, नेताजी की तरफ से हैंडराइटिंग सैंपल उठाए हैं 1920 से लेकर के 1940 तक के, 40-41 तक के, 20 साल का सैंपल। मतलब क्या रहते हैं हैंडराइटिंग सैंपल सुभाष बोस के? इन व्हाट सेंस, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, नोट्स। तो आपने नेताजी की हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट ने देखा, 20 साल की हैंडराइटिंग देखी, और गुमनामी बाबा के जो हैंडराइटिंग सैंपल है वो 1960 से लेके 80s तक के, ठीक है। तो एक्सपर्ट के पास भी उसने मुझे जैसे बताया कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि पता तो हम सिग्नेचर भी से लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा हैंडराइटिंग सैंपल का इतना बड़ा हमें वो मिल रहा है, इतना गैप मिल रहा है कि आपको 60 का मिल रहा है, 65 का मिल रहा है, 74 का मिल रहा है, 80 का मिल रहा है, पूरा स्पेक्ट्रम क्लियर आ गया। तो उनके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया कि सेम आदमी है। तो हैंडराइटिंग इज नॉट जस्ट मैचिंग ए सिग्नेचर, इट्स अबाउट मैचिंग एवरीथिंग। और आपने आई थिंक एक इंडियन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे और एक कोई फिरंगी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे, दोनों से कराया। उसमें देखिए कहानी ये थी कि ये गुमनामी बाबा की जो कहानी है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत से ग्रुप आजकल एक्टिव हो गए, ठीक है, होने भी चाहिए, हम तो चाहते नहीं थे कि लोग बातचीत करें। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती कि आप, हमारा एक रीज़न है कि हमारी किताबें इतनी मोटी क्यों होती हैं या हमने बहुत डिटेल्स क्यों देते हैं कि हम इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं है। किसी का भी नाम, किसी का भी लिया, मैं कभी हमको छुपाते नहीं, हम लोग उनका नाम लेते हैं, ठीक है ना, कि इसने हमने ये दिया, उसने ये दिया, कोई भी हमारा हेल्प किया, हमने सबका उसका नाम डाल के और सोर्स और नीचे लिख करके दे दिया, और किसने क्या काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत मशहूर हमारी एक्सपर्ट एक ज़माने में थी, पूर्वी रॉय मैडम, जिन्होंने नेताजी पे, रशिया पे काम किया था। अगर आपको ये जानना है कि नेताजी रूस का में क्या हुआ, मतलब वो जो रूसी जो बोलते हैं नेताजी के बारे में, तो उसके लिए कौन सी किताब पढ़े? आप मेरी किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए। पूर्वी राय की खुद की किताब में इतनी डिटेल नहीं होंगी जितनी डिटेल हमने दी है, क्योंकि हम लोग सबकी बातें खुल के बताते हैं। हमने इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर करा है कि पूर्वी राय जी हमें आज क्रिटिसाइज करती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि 90 के दशक में जब उन्होंने अच्छा काम किया, मैं उसको नहीं छुपाऊंगा। हमारे में वो, हमारे दिल में खोट नहीं है, और हम किसी का अच्छे काम को नहीं छुपाते हैं। इसलिए हमने सभी का नाम लिख करके, चाहे वो लोग हमें आज गाली क्यों ना देते हो, लेकिन उसके बावजूद जिसने अच्छा काम किया उसका नाम, वो सोर्स हम लोग किताब में डालते हैं। इंटेलेक्चुअली वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, नंबर 1। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, और खासकर कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट बन गए, उनमें ये डिसऑनेस्टी आ गई है कि नाम छुपाते हैं। अब मैं अपनी डींगे नहीं हाँकूंगा, अगर मैं नहीं होता तो ना मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट ऐसी आती जैसी आई थी। पहली बात तो ये, क्योंकि सरकार बिल्कुल मदद उनकी नहीं कर रही थी। सरकार जस्टिस मुखर्जी को ताइवान जाने की बिल्कुल खिलाफ में थी। मेरी वजह से वो ताइवान में गए हैं, ठीक है, और मेरी वजह से गुमनामी बाबा केस बचा है। सरकार के सब रिपोर्टें नेगेटिव है, हैंडराइटिंग की, हैंडराइटिंग का भी सिर्फ यह है कि मैं एज ए प्राइवेट एसटी का आदमी था, मैंने किसी के पुलिस वाले के थ्रू पकड़ के कपूर साहब को पकड़ा, कपूर साहब के हाथ पैर जोड़े, उनको केस पकड़ाया। जब उनको उनकी फाइंडिंग आ गई कि ये हैंडराइटिंग मैच कर रही है, वो घबरा गए थे। उन्होंने मेरे को बोला क्रिएटर को लेकर आओ अपने, तुम लोग मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हो। फिर उनके हाथ पैर जोड़े, पकड़े, वो बड़े धार्मिक व्यक्ति थे कपूर साहब, तो मान गए। उनको भी घबराहट हुई देख करके कि साहब ये इसका मत, उनको इम्प्लीकेशन समझ में आ गया कि हैंडराइटिंग मैच कर रही है। तो अगर मैं नहीं होता ये केस ख़त्म हो चुका था। तो आज बैठ के यूट्यूब में इंटरव्यू दे रहे हो, ये रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हमारे रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा
handwriting forgery case, scandal. Perhaps you are too young to know about it, but जो थोड़ा हमारे एज ग्रुप में है उनको याद होगा, ये हुआ था बीपी सिंह के टाइम पे when he was prime minister. St. Kitts forgery case. The guy who cracked the St. Kitts forgery case was Bilal Kapoor. Bilal Kapoor. Kapoor साहब was the head of the former GEQD. गृह मंत्रालय के अंडर में आता है. Is the highest level any expert of handwriting can reach. Government examiner of question document. So he was a former GEQD boss. So And जो वो the बोल रहा है वो point गलत कह तो रहा नहीं हूँ हो कि सकता. उनको अगर मैंने कहा ना, हम लोगों ने क्या किया, हम उसकी बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि आजकल एक ऐसा माहौल बन गया कि कई एक्सपर्ट पैदा हो गए, वो आधी बात को बोलते हैं कि मुखर्जी कमीशन ताइवान में गई, लेकिन उनको मालूम है कि मुखर्जी कमीशन को भारत सरकार ताइवान में जाने नहीं दे रही थी, अनुज की इंटरवेंशन से हुआ. फिर आप कह रहे हैं कि गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग मैच कर रही है, पर आप ये नहीं बता रहे कि कपूर साहब आसमान से नहीं आए थे. राइट. कपूर साहब को कोई लेकर आया था. कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट नेगेटिव थी और कपूर साहब की रिपोर्ट अगर नहीं आती तो ये केस खत्म हो चुका था. उसके बाद भी हम लोग गोइंग फॉरवर्ड जब हमने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, तो बाद में ये हमने 2 एक्सपर्ट को और एक्सपर्ट को हमने हायर किया. एक अमेरिका में कर्ट बैकेट साहब को, टेक्सास का, जिनका कुछ सुभाष बोस से लेना नहीं है, वो तो भारतीय भी नहीं है, और यहाँ हमारे अशोक, क्या नाम थे, अशोक कश्यप जी. कश्यप जी हमारे बीच में नहीं रहे. कपूर साहब और कश्यप जी दोनों चले गए. तो ये उनको हमने, तो वो दोनों प्राइवेट एक्सपर्ट ने भी बहुत डिटेल में रिपोर्ट दी है कि वो सेम आदमी. ओके. तो सिर्फ कर्ट बैकेट की रिपोर्ट नहीं है, कपूर साहब की रिपोर्ट सबसे एक्सपेंसिव, सबसे डिटेल्ड. मेरा एक आपके सामने, मैं आपको एक खुल्लम खुल्ला दावा रख रहा हूँ, आप भारत सरकार की दोनों रिपोर्टें हैंडराइटिंग की, गुमनामी बाबा सुभाष बोस नहीं है वो, और ये 3 रिपोर्ट एक्सपर्ट्स की प्राइवेट की, कपूर साहब की, कर्ट साहब की और अपने अशोक कश्यप जी की, इन तीनों रिपोर्टों की कॉपियों को ना ओरिजिनल में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में एग्जीबिशन लगा दो, और वहाँ हर एक आदमी को पूछो तो इसमें कौन सी रिपोर्ट सच है. उसमें कोई भी आदमी, अगर वो बेचारा, अगर स्कूल का बच्चा भी होगा, वो देख के पहचान जाएगा कि गवर्नमेंट की रिपोर्टें झूठी हैं. उसमें कुछ है नहीं, डेटा ही कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ लिखा नहीं हुआ. राइट. एक लाइन में लिख दिया कि हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है. और ये एक्सपर्ट जो प्राइवेट एक्सपर्ट है वो डिटेल में समझा रहे हैं. वो चार्ट आपके पास में पड़ा है, वो याद है आपको, कश्यप जी का? हाँ, रखा हुआ ना, कहीं उसको भूल के मत आना हैदराबाद में. तो मैंने आपको दे दिया, ओरिजिनल आपके पास पड़ा हुआ. आई थिंक आपने आपके YouTube पे भी एक वो वीडियो भी डाला है. वीडियो दिखा, पर वो चार्ट इसके पास में. उन्होंने पूरा चार्ट खोल के स्टूडियो में मैंने बैठ के देखा, वो वीडियो में देख रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें तो एक नॉर्मल व्यूअर को भी समझ में आ जाएगी. Exactly. वो चार्ट इसके पास में, अगर मुझे अब याद है कि वो चार्ट भी, वो एक उसको, फिर उस जमाने में हमारा मोबाइल फोन भी अच्छा नहीं था ना, अब तो उस जमाने में फोन कोई और था, आजकल तो अच्छा फोन वापस आ गया. मे बी यू कैन मेक अ बेटर यूज ऑफ इट. तो आई होप यू हैव इट ना विद यू. हाँ. मैंने आपको पकड़ा दिया था कि मेरे पास. अरे मेरे बाकी चीजें, सर्टिफिकेट्स भी मैं उतना प्यार से नहीं रखता हूँ जितना ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रखता हूँ. ओके. इतना प्यार से रखता हूँ, इसने मुझे एक न्यूज़पेपर दिया था 1985 साल का, सहारा का एक कॉपी दिया था. मैंने इतना प्यार से उसको रख दिया था, इट वेंट मिसिंग फॉर 4 years. मुझे मिला ही नहीं. 1 साल पहले मैं देखा, अरे यहाँ रखा था. ओके. पर ये गुमनामी बाबा पे हम सब बात मगर मैं वो है ना कि मैं, वो आजकल बड़े हो गए एक्सपर्ट, वो क्या कंफ्यूज पब्लिक करते हैं. तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा विद वेरी मजबूरी मुझे बोलना पड़ रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो मुखर्जी कमीशन का ऑडिट ये नहीं आता, और अगर मैं नहीं होता तो ये गुमनामी बाबा केस, क्योंकि भारत सरकार ने केस को दबा दिया था. हमने इस केस को जिंदा रखा. अगर किसी ने पूछा ये कि ये जो नेताजी को लेकर इतना इंटरेस्ट, ये एक मूवमेंट जैसा खड़ा हुआ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इफ एनीबडी इज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ, ये इसका पहला किताब, बैक फ्रॉम डेड, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. राइट. दैट बुक स्टार्टेड द एंटायर डिबेट एंड डिस्कशन. तभी हम तो उस टाइम पे तो वी वर मच यंग, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं. वी वर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, याहू प्लेटफॉर्म्स, डिस्कशन फोरम्स, इसी में आके ग्रुप ईमेल्स, इसी में हमारे डिबेट चलते थे, बात होता था. वहां से शुरू करके हमने फिर मिशन नेताजी बनाया. बोलना पड़ रहा है बिकॉज क्योंकि हमारे पॉइंट मार करके लोग कई आधी बात खुद आपको क्रॉस चेक करता नहीं कि इनका बैकग्राउंड क्या है. करेक्ट. हम लोग तो इसमें इसी में केस में जुड़े हुए हैं, तो मतलब मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि अगर ये उनके. इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग कि इतनी सारी किताबें भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आती है.
एंड नहीं सारी नहीं है, ये हमारे के अलावा कोई किताब ढंग की नहीं है। एग्जैक्टली मैं उसी लिए Tell me कितने one सारे book which has come up with anything new, Anything even a new. sentence new. देयर इज नथिंग न्यू एंड आई फील कि बहुत से बार तो वो लिटरल कॉपी होती है आपके बुक्स की। वही पैराफ्रेजिंग करके इधर Exactly. की इंफॉर्मेशन उधर करे, रीअरेंजिंग करके सेम नेताजी की डेथ मिस्ट्री में आपको आंखें बंद करके कोई किताब, जो हमारी ये किताब 3 किताब पढ़नी है आपको, जो नेताजी पढ़ना चाहता है, नेताजी की बायोग्राफी, तो वो इसने लिखी है पेंगुइन रैंडम हाउस की। वो सुपर हिट किताब है। हाँ। वो आपको पेंगुइन रैंडम हाउस की मिल जाएगी, बहुत नेताजी की डिटेल बायोग्राफी। किताब है वो। हाँ, बड़ी अच्छी किताब है। उस पर पूरा आप बैठ के पूरा कर सकते हैं नेताजी की लाइफ एंड टाइम्स के ऊपर, जिसको लाइफ एंड टाइम का इंटरेस्ट है। नेताजी की डेथ के ऊपर पहली किताब आपकी बोस रिसेप्शन, ये कवर करेगी रशियन एंगल और प्लेन क्रैश एंगल, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार इसी बात पर अटकी हुई है। राइट। उसके बाद में एक हमारी किताब है कनंड्रम, या विद अस्ता पब्लिकेशन, जो इसके पहले आई थी। सुपर हिट वाली वो भी किताब है। वो गुमनामी बाबा को कवर करती है पूरा। तो आपको पूरा तीन- स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा ना। करेक्ट। ये 3 किताबें आप उठा लो, नेताजी पे आपको कुछ और उठाने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट पूरा- मैंने पूरा जो जीवन आपकी भर पहली पढ़ते किताब पढ़ी थी, आई वाज इन जर्नलिज्म कॉलेज उस टाइम पे, ग्रीन कलर का उसका एक कवर था, मुझे नाम नहीं याद, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप शायद नाम था ग्रीन उसका। कलर का था व्हाट हैपेंड टू नेताजी। What happened to नेताजी, वो right, तो उसकी हाँ। समरी थी। बहुत छोटी सी वो वो किताब थी। वो बेसिकली वो एक दो जो बीच में किताब व्हाट हैपेंड टू नेताजी, और एक और किताब आई है गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस, ये उसकी समरी है। ओके। सुपर समरी, Summary है। कनंड्रम का सुपर समरी। वो थोड़ी अंग्रेजी भी उसकी हल्की कर दी कि वो थोड़ा सा इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी अंग्रेजी थोड़ी सी आपको अच्छी आनी Right. चाहिए करके वो कर दिया। फिर उसको ट्रांसलेट भी किया हिंदी के अंदर, और वही मेरी इंडियाज बिगेस्ट करप मराठी के अंदर भी है मेरी बाय द वे, तो वो भी है कि ओके। एक जो दूसरा एंगल मुझे यहाँ पे कवर करना था, जो आईएनए ट्रेजर का एक वो स्कैंडल था, जिसमें मतलब वॉर फंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए थे, बट कहाँ गए किसी को पता नहीं पता है किसने सबको माना? पता है। ओके। आपके महाराष्ट्र का लिंक है जैसे उसमें? नेताजी को क्या हुआ सबको पता है, इस ट्रेजर को क्या हुआ मैं वो भी पता है। महाराष्ट्र का बताइए लिंक है मुझे उसमें। ये। सुनिए, उसमें कहानी ये है कि इस किताब में भी मेंशन नहीं किया है उस पर, वो ये था कि अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जो गुमनामी बाबा कह रहा है वही सरकारी फाइलों में लिखा हुआ, ठीक है, बट हम सरकारी फाइल की बात करते हैं कि सुभाष बोस ने एक वॉर चेस्ट, एक वो तो उसने अलग पैसे रेज किए थे हर जगह पे उन्होंने, ये चंद्रचूड़ कैन टेल बेटर, बट उन्होंने नेताजी जो फ्री इंडिया सेंटर, अभी मैं देखा था पीछे इनका इंटरव्यू चल रहा था अपने अपने शोरी जी का, शोरी जी को सुभाष चंद्र बोस की ABCD नहीं पता, तो पहले बोल रहे हैं कि वो जाके हिटलर के पास चला गया था। नेताजी डिड नॉट गो टू हिटलर, ही वेंट टू रशिया फर्स्ट एंड ही वांटेड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम रशिया आल्सो। इज नॉट कि वो हिटलर से सपोर्ट लेने गए थे, वो रशिया के पास गए थे। उनका आइडिया था, एम था रशिया जाने का। हाँ, वो रशिया जाने का, वो रशिया में थे, रशिया से ही गए वो जापान, वो काबुल से उड़ के नहीं गए हवा जाए, तो वो रशिया के थ्रू गए हैं। दस दिन तो रशिया में रहते, रशिया की मदद से पहुंचे वहाँ पे। दूसरा एक कि उन्होंने ये बोला कि कोई मदद नहीं करी, दैट इज कंप्लीट बोगस। हिटलर ने मदद करी है, आप उस आदमी ने जिंदगी में सारे हिटलर ने जोक क्रैक कर दिया, फिर सबमरीन में बिठा के भेज दिया। दैट इज नॉनसेंस। अरे सबमरीन में बिठा के भेज दिया, ऐसे सच रिडिकुलस वे ऑफ टॉकिंग। सबमरीन में और एक एग्जांपल दिखा दीजिए पूरे दुनिया की हिस्ट्री में, कोई हेड ऑफ द स्टेट लेवल का इंसान इतना हैजर्डस 90 डेज का सबमरीन में वो भेजने का था, कंटिनेंट टू अनदर कंटिनेंट जा रहा है। सिक्योरिटी का भी था ना, बिकॉज उन्होंने कहा था ऊपर से वो शूट डाउन कर दें। और उसके पीछे सिक्योरिटी के लिए जर्मनी ने इंतजाम करा है, इटली ने इंतजाम करा है, जापान ने इंतजाम करा है। अच्छा। तो इतना सब कुछ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन होने के बाद फ्लाइट ऑप्शन को रिजेक्ट करके सबमरीन से भेजा। ऐसा नहीं कि अरे यहाँ कुछ नहीं। और ऊपर से जब नेताजी वहाँ पे रहे हैं जर्मनी में, पूरी मदद करी है, उनका पूरा फ्री इंडिया सेंटर बना है, आपका डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया था। ओके। आपका भारत का ये मतलब शोरी जैसे आदमी जब भारत का मंत्री रह चुका है, उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बचकानी बातें कांग्रेस के जमाने की कर रहा है। बेसिकली ही इज यूजिंग नेताजी एज अ टूल टू वेपन टू हिट आउट एट द सावरकर। ABCD ऑफ नेताजी। उसको यही पता नहीं कि अगर हिटलर की मदद से ही सुभाष बोस वहाँ सेटल हुए, आपका जो नेशनल स्ट्रगल जय हिंद ये कहाँ से आया? गांधी जी ने दिया था क्या? कहाँ से आया जय हिंद आपका? सुभाष नहीं, सुभाष ने कहाँ बनाया था? नाजी जर्मनी में हिटलर के टाइम पे है। दूसरा आपका नेशनल एंथम कब बनाया था? ये हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो गाना है नेशनल एंथम, आपका वही जर्मनी बनाया था। तो आपका नेशनल एंथम और नेशनल स्लोगन जो आप नहीं बना सके, क्योंकि अगर आप ये बात समझिए, अगर सुभाष बोस ने जय हिंद का नारा नहीं दिया होता तो हमारे देश का स्लोगन होता महात्मा गांधी की जय। वो होता नहीं, हमारे पास स्लोगन नहीं थे हमारे पास में बात करने की कोई थी। पर तो ये हिटलर की वजह से हुआ ना। ऊपर से लोग सुनिए, तो ये इस तरह की जो वाहियत बातें कर रहा है, आप उसके मिनट्स पढ़ लो। मैंने वो मिनट्स पढ़े हुए हिटलर की सुभाष बोस के डिस्कशन के। इफ आई पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ हिटलर, ही वाज टॉकिंग राइट। ही हैज टू थिंक ऑफ हिज ओन कंट्री फर्स्ट एंड ही वाज राइट एनीहाउ। और ये भी नहीं है कि उनको जापान भेजने के बाद में ही वाज कीपिंग एन आई ऑन हिम कि इफ ही इज वर्किंग राइट और नॉट। तो ये वाहियत स्टेटमेंट मत दीजिए हिस्टोरिकल व्हेन यू आर स्टडीइंग समबडी।
एनीहो, तो सुभाष बोस ने जो जर्मनी में थे तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो भी आप मेरे को पैसा दे रहे हो फ्री इंडिया सेंटर चलाने के लिए, एक यहाँ पे अपने फौज खड़ी की है, ये एक लोन की तरह मैं ले रहा हूँ, और जब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो हम आपको लोन वापस पे कर देंगे। तो जब वो साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं सुभाष बोस, यहाँ पे जापान की मदद से यहाँ रेस करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोकल इंडियन थे। जर्मनी में लोग इंडियन बहुत कम थे, तो यहाँ बहुत भरा पड़ा था, पूरा तमिल समाज बहुत सारा था यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे इस इलाके में। तो उन्होंने गवर्नमेंट लोगों से पैसा, लोगों ने डोनेशन दिया, लोगों ने पैसा रेज किया, अपनी गवर्नमेंट आ गई, तो जर्मनी का कर्जा मेरे ख्याल से वापस कर दिया। जर्मनी को ही रीपेड एवरीथिंग, he kept paying इन काइंड, मतलब no cash Okay. पैसे जो रेज कर रहे हैं, he is repaying the war loan. he was repaying that, ठीक है। तो वो करते करते उसी में करते करते जिसकी जो आपने सवाल पूछा, एक खजाना निकला था, उसका वॉर चेस्ट थी कि लोगों ने अपनी ज्वेलरी निकाल करके, डायमंड जो भी था, वो अपना ज्वेलरी उनको दान की थी। आजाद हिंद प्रॉपर बैंक बना था, बैंक था। अच्छा, ओके, आजाद हिंद बैंक था, Okay. वो एस्टेब्लिश हुआ था। They had their cash reserves, they had their gold reserves and everything. तो प्रॉपर ढंग ऊपर से से अरुण शौरी जैसा आदमी ये बोल रहा है कि सुभाष बोस ने ही सेइंग एज विद अ बिग स्टोरी कि सुभाष बोस के आईएनए तो पहले बन चुकी 2 साल पहले, तो सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई है। not a single idea. मतलब मुझे 5वीं क्लास से about पता है, Subhash मुझे 5वीं क्लास से मालूम है कि आईएनए मोहन सिंह ने बनाई थी। Boss. It's a tragedy to see an intellectual of that great height being so ignorant about such a great figure. 5वीं क्लास से मुझे मालूम है कि आईएनए मोहन सिंह ने बनाई थी, सुभाष बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी। सुभाष बोस ने आईएनए नहीं बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी नहीं बनाई है, उसने आजाद हिंद सरकार बनाई है, जो उसे बहुत बड़ी चीज है। जो शौरी साहब को पता होना चाहिए था कि पहले जो आईएनए बना था, इट वाज अ सबसर्विएंट, अ सबऑर्डिनेट आर्मी। राइट। सुभाष बोस पहुंचने के बाद इट गॉट द स्टेटस ऑफ एन एलाई। और दूसरा है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट फेलियर था। वो हाँ, ये बात भी वो मैं तो बोलना flop नहीं हो गया चाहता, था, इट वाज अ फ्लॉप थिंग। कॉम्बैट रोल नहीं दिया कुछ था, नहीं बोल किया। रहे आईएनए को सुभाष कॉम्बैट को- रोल नहीं दिया और था, वो पूरी शुरू में सरकार- नहीं दिया था। पूरी सरकार थी, उसके मिनिस्टर थे, ठीक है ना। वो कोई मोहन सिंह को जाके जापान के प्रधानमंत्री से नहीं मिला है, सुभाष बोस मिले, बिकॉज उनको स्टेटस वो मिला था। नहीं हुआ तो शोई जैसे आदमी को नहीं पता। आई पिटी हिम इन दिस। It's really sad to Sad. see. He that knows kind of nothing ignorance. about Netaji, and I think Gautam Bush should have protested. I mean, after he's Netaji's biographer, No, he's उसको more बोलना worried चाहिए- about Gandhi, protecting Gandhi's उनको image बोलना than- चाहिए क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो सुभाष बोस के बारे में, No. गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रहे महात्मा हो। गांधी वो बोल रहा है आपके अगेंस्ट तो हर बार बोलते हैं वो न्यूज़ हाँ, चैनल हमारे पीछे पड़े हैं वो तो। आप अरे तुम उसकी मेरे पीछे की बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल, आप जो बंगाली की बात आई थी, आप मेरा दिल का आप सुनो। आप कभी कलकत्ता गए हो कभी? आप हाँ, कौन से एयरपोर्ट पर उतरे थे आप? अब वो याद नहीं है मुझे, मैं नहीं, बहुत साल पहले कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम क्या है? आई डोंट नो। नेताजी एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नेताजी के नाम पे पूरे भारत में 3-4 ढंग की बिल्डिंगें बची हैं। एक तो हमारा मोदी जी ने, भगवान भला करे, ये अब हम नेताजी की मूर्ति बनाई, ये तो भारत का सबसे बड़ा स्थान हमारा नेताजी के लिए हो गया, ठीक है, उनके नाम से। उसके अलावा एक हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी। साहिब सिंह वर्मा जी के चाचा जी आईएनए में थे, तो जब साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ के उनका लड़का आजकल है, उनका नाम है कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो साहिब सिंह जी ने दिल्ली में 3-4 जगहों के नाम सुभाष बोस के नाम पे रखे थे। तो जैसे यहाँ दिल्ली में एक नेहरू प्लेस है, एक भिकाजी कां प्लेस है, ऐसे वेस्ट दिल्ली में एक सुभाष प्लेस नाम की जगह है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट सा, बड़ा अच्छा शॉपिंग एरिया है, मॉल्स वगैरह हैं। तो नेताजी के नाम पे बहुत अच्छी जगहों के नाम बहुत कम जगह पे हैं। मतलब उसमें से एक जगह है हमारी कलकत्ता का मेन एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, जो नेताजी के नाम से है। तो भारत के 4-5 नंबर पे सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में उसका नाम आता है, क्योंकि पहले दिल्ली, बॉम्बे, और फिर आपका बैंगलोर, उसके बाद में आपका हैदराबाद, फिर आपका कलकत्ता एयरपोर्ट। तो कलकत्ता एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है उस हिसाब से, भारत के हिसाब से। तो वहाँ पे मैं दिल्ली वाला हूँ, आप मुंबई वाले हैं, तो जब आप वहाँ नेताजी एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहाँ आपको क्या दिखना चाहिए? सुभाष बोस दिखना चाहिए, हाँ। ठीक है ना। तो गांधी का स्टैचू आई थिंक, तो नहीं, स्टैचू नेताजी का, लेकिन बाहर की तरफ को पहले का लगा है। लेकिन वहाँ पे प्रपोजल किसी लोकल आदमी ने दिया, वहीं के आदमी ने, कि यहाँ पे उसकी गांधी जी की परमानेंट गैलरी लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने प्रोटेस्ट किया, भाई ये तो नेताजी के नाम का एयरपोर्ट है, आप नेताजी गैलरी बनाइए, उसमें आप गांधी जी की फोटो लगाइए। हम गांधी जी के सारी चीज़ों के खिलाफ में नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं बेवड़ा के बिल्कुल खिलाफ में हूँ, तो मैं 100% गांधी का सपोर्टर हूँ उन चीज़ों में, कि बेवड़ा कंट्री बंद होना चाहिए। गांधी जी बिल्कुल ठीक बोल के इस बारे में। तो उसमें ये था कि गांधी जी की, आप नेताजी की गैलरी बनाइए, उसमें गांधी जी की लगाइए फोटो। गांधी जी का अपना योगदान देश में, मैं उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। गांधी जी की अच्छी बात है कि बहुत लंबे वीडियो बन सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो उसमें ये तो मैंने कहा ये लगना चाहिए। तो आपने नाम नहीं, मुझे प्रोटेस्ट किसने किया मेरे खिलाफ में? यही सुभाष बोस के परिवार के लोग। सुगता बोस। और क्या, तुम इलेक्शन में जाते हो तो वोट सुभाष बोस के नाम पे लेते हो, और जीतने के बाद में महात्मा गांधी की जय हो।
ये पेंगुइन का स्टोरी भी बता दो, अभी बताओ ये बायोग्राफी वाला। अच्छा, पेंगुइन की स्टोरी है, अगर ये अब ये कहानी वहाँ चली जाएगी, बट ऐसा हुआ था, ये लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन क्योंकि शौकत वो बहुत स्मार्ट आदमी है, क्योंकि ये हार्वर्ड में प्रोफेसर है, तो छोटा मोटा अमेरिकन प्रोफेसर बनना मजाक नहीं है, ठीक है। तो बड़ा आपको तिकड़म होना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे बंदे को प्रोफेसर की दर्जा नहीं मिलता अमेरिका में। एसोसिएट बन सकते हैं, मेरे कई दोस्त हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह है अमेरिका में, लेकिन प्रोफेसर का रैंक इतने आराम से अमेरिका में नहीं मिलता, काफ़ी ऊपर के लेवल पे आपको क्लैरिटी चाहिए होती है। तो देयर इज नो डाउट अबाउट हिज ब्रिलियंस एंड अदर थिंग, ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर, आई विश ही वाज ऑन आवर साइड, बट ही इज़ नॉट। तो कहानी ये है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कभी कभी मीडिया में छोटी मोटी खबर यहाँ मिल गई वहाँ मिल गई, ठीक है, नाम आ रहा है। तो हमारा थ्रेट पोटेंशियल कभी इतना सीरियस था नहीं। वो तो अब जाके है कि आप पॉडकास्टर में हो गए तो अब मुझे मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, तो अब ये हो रहा है कि मैं मलेशिया एयरपोर्ट में खड़ा हूँ तो लोग पहचान जाते हैं, सड़क पर चलते हो लोग पहचान जाते हैं, कि आप कम से कम पॉडकास्ट के थ्रू हमारी मिलियंस से बहुत ज़्यादा की हमारे को पब्लिसिटी मिल रही है। पहले तो ये भी नहीं थी। तो मीडिया में साल में 2 बार आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो बड़ा साहब आदमी है, बड़ा हार्वर्ड का प्रोफेसर है, आपके ये भी इनके मित्र हैं मेरे ख्याल से, आपके जो हमारे विजय गोखले जी भी, इसकी तो दोस्ती यारी ऐसे लोगों के साथ में है जो बड़े बड़े फॉरेन सेक्रेटरी, और ये है बड़ा आदमी भी हार्वर्ड, हर एक आदमी चाहता है मेरे बच्चे। शशि थरूर उसका क्लासमेट था, तो ये उस लेवल का आदमी है, तो ही इज़ अ वेरी बिग गाय एंड वेरी एमिनेंट पर्सन। तो उस तरह का आदमी है, तो उसके इतने बड़े लोग बैठते, उसका दिमाग बहुत फर्टाइल, बहुत तेज़ दिमाग आदमी। हम लोग छोटे लोग थे, अब छोटी छोटी चीज़ें किताबें छपा रहे हैं हम लोग यहाँ वहाँ से, तो वी नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ थ्रेट पोटेंशियल, राइट। तो मुझे अभी दिन का याद है कि जब इसको पेंगुइन ने इसकी बात हुई पेंगुइन से कि नेताजी की बायोग्राफी लिखनी है। पेंगुइन में आपको बोला कि वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है। एरे गहरे को जो भी अपने आप को इतिहासकार हमको देख के बोलता है कि इतिहासकार हैं ये, इनको इतिहास नहीं आता करके, उनको बोला बेटा पहले पेंगुइन में किताब छपा, उसके बाद में बात करियो चंद्रचूड़ घोष से, अनुजर से, तू है कौन ये बता, पहले अपनी तेरी औकात प्रोफेसर की डिग्री को ये भाड़ में, पहले तू किताब छपा के दिखा पेंगुइन से, उसके बाद बात कर हमारे से, है कौन तू। तो हमारा जब इसका नाम, जब पेंगुइन की बायोग्राफी का नाम आया, तो इसने मुझे बताया कि पेंगुइन से मेरा किताब का हो गया। तो उसका मैंने पहले बोला कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि पेंगुइन से किताब तेरी छप रही है, क्योंकि इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारा थ्रेट पोटेंशियल बढ़ने वाला है, इसको रोकने के इसको वो आएंगे, प्रेशर आएगा ऊपर से ये, क्योंकि देयर आर पीपल हु विल बी अर्न, बिकॉज यू कैन कैलकुलेट कि ये लोग आज यहाँ पे पहुँच गए, कल को सड़क छाप लोग थे, आज ये पेंगुइन में किताब छपा रहे हैं, कल को फ्यूचर में कुछ और काम करेंगे। तो जैसे ही जब तक ये फाइनल स्टेज में नहीं जाता, इसको सीक्रेट रख। तो इसने फिर वहाँ सीक्रेट रखा, और हमने आखिर में जाके जब प्रिंटिंग प्रेस में किताब चलेगी तब अनाउंस कर दिया कि पेंगुइन से हमारी किताब, इसकी नेताजी की बायोग्राफी चंद्रचूड़ की आ रही है। तो जैसी वो निकली, पेंगुइन का ही पब्लिशर ऑथर है अपना शुगोतो बोस जी। शुगोतो बोस बाबू ने उनको फ़ोन किया था, उनको ईमेल लिखा था, पहले फ़ोन करके उनको बोला कि इनकी किताब विड्रॉ करो इसकी, डोंट पब्लिश, डोंट प्रिंट हिज बुक, ओके, ठीक है। ये देखो बंदा हार्वर्ड का प्रोफेसर, उसकी हरकतें देखो उसकी। तो उसने उनको पेंगुइन को हड़काया कि किताब मत छापो उनकी। ऑब्वियसली व्हाई वुड पेंगुइन कम अंडर एनी प्रेशर, ही मे बी प्रोफेसर हार्वर्ड, उनके पास 50 ऑथर बैठे हैं उनके पास में, नहीं माना। फिर उसने धमकी दी कि अगर आप इसकी नहीं इनकी किताब आपने इसकी छाप दी तो मैं अपनी विड्रॉ कर दूंगा। एंड इवेंचुअली दे रिफ्यूज, सो दे विड्रू देयर बुक, ही विड्रू देयर बुक्स। तब उसने फिर से मेरे ख्याल से दूसरे पब्लिशर के पास चले गए। कौन सा पब्लिशर है अभी, तो हार्पर कॉलिंस, जो हमारा इंडिया टुडे ग्रुप का है, हार्पर कॉलिंस से उन्होंने किताब उन्होंने छपा दी, उसने विड्रॉ कर ली उससे। द रीजन पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही डिड सो, उसको थ्रेट नेताजी की बायोग्राफी से नहीं था, उसको समझ में बात किसी भी अक्लमंद आदमी को आ जाएगी कि ये लोग का बेसिक मुद्दा तो नेताजी की डेथ मिस्ट्री है। आज ये इनमें से एक बंदा नेताजी की बायोग्राफी छपवा रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस से, ठीक है, इतनी मोटी, कोई गलती उसमें आज तक निकाल नहीं पाया, आज तक परफेक्ट किताब है, ठीक है, बड़ा चकाचक चल रही है। कॉमन सेंस की बात है कि हम डेथ मिस्ट्री पे आएंगे, कि हमारा मेन टॉपिक तो डेथ मिस्ट्री है। तो दैट थ्रेट पोटेंशियल मस्ट हैव बीन ऑन हिज माइंड कि ये लोग, आज तक तो मैं इनको इग्नोर करता रहा, पहले जब हमारी किताब को लेकर डिबेट होती थी ना, तो नाम नहीं लेता था किताब का, वो एटो बुक बोलता था बंगला में, ओई बोई, ही विल नॉट टेक द नेम। एक तो ये कि मैं बड़ा आदमी हूँ, हार्वर्ड का हूँ, so he uses pronoun, he doesn't use the noun।
बट ताकि लोगों को पता ना चले नाम नहीं दूसरे क्या नहीं, लोग समझ जाते हैं। वो क्या सड़क छाप आदमी है कि छोटे मोटे बट इट्स टू शो हिज डिसडेन कि मेरे स्टेटस का है ही नहीं। डिसडेन नहीं है, स्टेटस बड़ा है अभी तो ठीक है, अभी भी स्टेटस हमारा वही है। मैं नहीं कह रहा कि हम लोग फाइनेंशियली तो उस लेवल पे नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट वी टेल बेटर हिस्ट्रीज, वी राइट बेटर हिस्ट्रीज एंड वी राइट our मोर books ऑनेस्ट sell हिस्ट्रीज। more than his books and we have also got our books in Penguin and we are selling more than him, so obviously तो वो उसको वहाँ पे उसने का रोक दिया। तो ये आदमी हमको जाकर के ये और दूसरे फैमिली वाले, जब मैंने प्रोटेस्ट किया कि हमें कलकत्ता के नेताजी एयरपोर्ट पे नेताजी गैलरी चाहिए, उसमें गांधी जी की फोटो लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, तब उन्होंने बोला नहीं ये तो गांधी जी की ठीक है। अब मुझे आजकल बंगाली बैठ के मुझे जुमले दे रहे हैं बड़े सारे, कह रहे हैं यार बाबू वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता बिना परमिशन के लोकल गवर्नमेंट के, तुमने तो हमेशा के हेलीकॉप्टर को रोक दिया था। प्रपोजल तो बंगालियों का है। आप मुझे बताओ कि कल को हम एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे एक लगाते हैं गैलरी, नेताजी गैलरी, ठीक है, और उसमें मैं सावरकर जी की सुभाष बोस की मीटिंग हुई थी हिस्टोरिकल, ठीक है, वो हम फोटोज में लगा देते हैं। आप मुझसे लिखवा लो बंगाली खून, आंखों में खून उतर आएगा बंगाली के। कलकत्ता है तो कलकत्ता में एयरपोर्ट चाहे वहाँ सरकार का हो, स्टोन पेल्टिंग हो जाएगा, स्टोन पेल्टिंग हो जाएगा। अभी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग उसको। मैं ये नहीं कह रहा गांधी जी का मत, नेताजी गैलरी बनाओ उसमें गांधी जी की फोटो लगाओ, तो ये गांधी गैलरी का क्या मतलब है। लेकिन बंगाली सपोर्ट नहीं कर रहा, बंगालियों का प्रपोजल है बॉस, ये गांधी भक्त नहीं तो और कौन है। तो एनी हो, तो नेताजी ने एक पूरा वॉर चेस्ट रेस किया, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो कोई उसका जो वजन था नेताजी की वजन से ज़्यादा है। अब सुभाष बोस की हाइट 5 फुट 9-10 के आसपास की थी, ठीक है, थोड़ा सा वेल बिल्ड थे। आप लेके चलो उनका वजन कम से कम 70-80 किलो होगा सुभाष बोस का, कम से कम, है ना। तो वो वजन 90 किलो के आसपास का कोई वो ज्वेलरी वेलरी, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं। कई लोगों ने बोला डायमंड्स हैं फलाना ढमकाना, जापान में बहुत सुई चली है ये 1950 दशक में। तो उसमें ये खजाना वजाना वो सब कुछ था, ठीक है। और वो बोला गया कि साइगॉन से 17 अगस्त की शाम को जो सुभाष बोस गए हैं वो गायब हो गए, उसके बाद में अगले दिन वो डेथ की बात आती है, वो वहीं छोड़ गए थे साइगॉन में, ठीक है। तो बाद में खबर निकल के आ रही है कि सुभाष बोस के साथ में एक आदमी वहाँ पे था, एस ए अय्यर, बॉम्बे का रहने वाला था वो, ठीक है। और अय्यर साहब सुभाष बोस के मिनिस्टर थे उसकी गवर्नमेंट में, लेकिन बाद में पंडित जी खासम खास हो गए थे। फिर वो बॉम्बे गवर्नमेंट का, बॉम्बे मतलब आजकल का जो महाराष्ट्र और गुजरात है उसको बॉम्बे स्टेट कहा जाता था, राइट, बाइफर्केशन से पहले। तो बॉम्बे गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से वो उसमें भी किसी नौकरी करते थे बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे दिल्ली में आ गए थे, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरीट में नौकरी करते थे। वो थे ना, वो तो पहले था, रॉयटर्स में था पहले वो। नहीं रॉयटर्स से बाद में पीटीआई का वो कुछ वो बना था, वो मुझे पता नहीं, बट मुझे पता है कि वो पंचवर्षीय योजना के पब्लिसिटी इंचार्ज थे। उससे पहले बॉम्बे गवर्नमेंट का डिवीजन में थे, और उससे पहले रॉयटर्स वगैरह में वो फ्रीडम स्ट्रगल के उस टाइम लड़ाई के टाइम पे वहाँ पे थे। तो अय्यर साहब का तो गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में साफ मेंशन है कि अय्यर जो है ये खजाना लेकर के पहुँचता है जापान में, ठीक है, और वहाँ जाके वो और एक मूंगा रामामूर्ति नाम का आदमी है, इन दोनों ने ये खजाना गोल कर। रामामूर्ति वाज द हेड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो, ओके, ठीक है। अब वो ये गवर्नमेंट की और ये बात पंडित जी को रिपोर्ट की जा रही है कि ये 3-4 लोग हैं, एक कर्नल फिगिस हैं ब्रिटिश, उनको आजकल सर जॉन फिगिस कहते हैं, ठीक है, कर्नल फिगिस, राममूर्ति और अय्यर, इन लोगों ने मिलके और ये पैसा लूट लिया खजाना। और बाद में जो कहानी बिल्डअप हो रही है कि एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है आजकल, मैं उसका नाम लूंगा नहीं, वो डेफिमेशन हो जाता है। अगर आप कल को टोक्यो में जाओ तो वहाँ जाके खाना मत खाना, पाप चढ़ेगा। वो चोरी के पैसे से बनाया इन्होंने, ओके, ठीक है, तो मूर्ति फैमिली का। तो वो इन्होंने पैसा नहीं, वहाँ रासबिहारी बोस का भी है नाकामुरा है, तो वहाँ पे जरूर जाना। वो है। तो ये बेसिकली इसके जो सिंपल क्वेश्चन का आंसर कि आईएनए का खजाने जो था उसको चोरी जो हुआ है उसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, मूंगा रामामूर्ति और एस ए अय्यर। एस ए अय्यर पहला आदमी, ठीक है, राइट। नाउ भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को मालूम है कि अय्यर चोर है, ठीक है। जो नेताजी की डेथ की पहली इंक्वायरी पंडित जी ने एस्टेब्लिश की थी, डू यू नो उसका हेड कौन था? अय्यर साहब। चोर को बोला कि तू इंक्वायरी कर। ओह माय गॉड। उसने रिपोर्ट क्या दी? मर गए प्लेन क्रैश में। वो तो ये बोलेगा क्योंकि उसको ये दिखाना कि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में सारा खजाना जल गया। असली खबर निकल गई, खजाना तो था नहीं उसके अंदर, खजाना तो इसके पास में था। ये लेकर के ये जापान में जाकर के वो मालामाल हो गया मूर्ति। और ये री इमेजिन द सीक्वेंस, साइगन में नेताजी प्लेन में आते हैं जिस प्लेन में शिदेई है, ठीक है। शिदेई और नेताजी जाते हैं एक साथ
ताइपे में प्लेन क्रैश होता है, दोनों मर जल जाता है, दोनों मरते हैं, जल जाता है सब कुछ, और खजाना जल जाता है। खजाना भी जल जाता है, ज्वेलरी है, तो ट्रिंकेट्स को, जला हुआ ट्रिंकेट्स जो हमारे देश में वापस आता है, ये स्टोरी है। अब जो प्लेन उड़ा नहीं, जो प्लेन ताइपे पहुंचा नहीं, पर सब ने देखा है कि नेताजी के साथ 4 बड़े बड़े सूटकेसेस थे, वो सूटकेस गए कहाँ? करेक्ट। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है। नमी बाबा ने बात ये बोली कि मैंने अय्यर को बोला था कि ये सामान लेके मेरे पीछे रशिया वो, लेकिन वो गायब हो गया, उसको छोड़ दो। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, जो आपको मैंने कहानी बताई है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर है। अच्छा, एक और बात है, जो मूर्ति फैमिली का जो चिराग नशीन है, जो अभी उसका वंशज चल रहा है, उसका यार कौन है? शुगतो बोस। अय्यर साहब के लड़के का यार कौन है? शुगतो बोस। सारी दुनिया को मालूम है कि ये चोर का खानदान है, इसको भी दोस्ती करने के लिए कोई और नहीं मिला। और जब शुगतो बोस की किताब आई नेताजी की, तो उसकी तारीफ में जो पुल बांधे गए, तो वो अय्यर का अपना लड़का, वो आजकल न्यूयॉर्क में प्रोफेसर था, वो उसके फेवर में अर्जुन वो एंडोर्समेंट होता है ना, एंडोर्समेंट दे देते हैं, तो एंडोर्समेंट दे रहा है उसका अय्यर का चोर का लड़का। सो इट्स अ होल इकोसिस्टम ऑफ यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं बहुत इनकन्वीनियंट हो गए, हम तो लाइक थॉर्न इन द फ्लैश। करेक्ट। हाँ, तो हम क्या, हमें वो लोग पूछते हैं कि आपको थ्रेट किया जाता है कि नहीं? मतलब थ्रेट करने की जरूरत क्या है? हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो हमारे अगेंस्ट केस, कोर्ट केस बन जाता है, वो भी हाई कोर्ट में। तो आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट? तो इस टाइप ऑफ ऑल दीज स्ट्रगल्स, हमें नेताजी के मामले में क्या चाहिए, मतलब मैं उस मामले में, मैंने आपको, क्योंकि आपको देखिए, मुझे मैंने कहा ना, मेरे महाराष्ट्र में लेक्चर बहुत अच्छे हुए, ठीक है, बार बार, और मेरा किताबी मेरी मराठी में है, और मुझे सबसे बढ़िया लेक्चर जो मेरा अदर देन IITs और उनको छोड़ करके मेरा लातूर में हुआ है। मैं हर जगह बोलता फिरता हूँ, लेकिन उसमें तो मुझे वो बार बार याद है। लेकिन एक चीज़ जो हमें महाराष्ट्र से, हमको जो मैं बार बार मुझे मतलब जो हमें चाहिए, जो भावना हम चाहते हैं कि बंगालियों में आ जाए, कि जो लोगों में पैशन वहाँ पे है शिवाजी महाराज को लेकर के, वो सब जगह, मतलब शिवाजी महाराज को तो हम सारे के सारे बचपन से पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हम सबके श्रद्धा भरा है। लेकिन जो मराठी समाज में, जो महाराष्ट्र के लोगों में है, वो किसी और में नहीं है। एक 90 शिवाजी महाराज को ग्लोरीफाई किया गया है ना कंटिन्यूअसली। शिवाजी महाराज को मार्जिनलाइज करना, दबा देना, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये कोई नहीं करता। वही ना, सारा महाराष्ट्र का समाज, क्योंकि जो आगरा का जो फोर्ट है, उसके आगे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है किले के सामने, तो वो लगवाने वाले कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो अपने, ये मैं नाम भूल गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हो, तो वहाँ नहीं है। अब ये 90 के दशक की बात है कि 90 के दशक में खुशवंत सिंह जी थे हमारे बहुत बड़े, हमारे एक सुजान सिंह जी के लड़के थे, ट्रेन टू पाकिस्तान। हाँ, ही वॉज अ वेरी रिच मैन बाय द वे, तो उनके किताबें भी हैं लिखते हैं, लेकिन बेसिकली वॉज अ वेरी रिच मैन, दैट्स व्हाई ही वॉज वेरी फेमस। किताब देख करके कोई आपको लगता है कि लड़कियाँ, लेडीज़ बात करने आएंगी, वो बेकार की बात है। ही वॉज अ वेरी रिच मैन, but he was a nice person in many sense. I like, because he was very simple. He used to not flaunt his English language. A lot of people are in the habit of flaunting their English language, which makes it all the more complicated. खुशवंत सिंह जी ने कोई INA के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, बंगाल से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। वही खुशवंत सिंह जी ने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो बाला साहब ठाकरे में स्टेटमेंट आपको पता है दिया था कि तो अगली बार बॉम्बे में आएगा तुझे मैं चप्पलों से मारूंगा। करेक्ट। तो दैट इज द लैंग्वेज इन पीपल अंडरस्टैंड। दिस इज द डिफरेंस, आई थिंक। महाराष्ट्र पूरा एक साथ खड़ा हो जाता है अगेंस्ट एनीवन हु सेज एनीथिंग अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज। बिल्कुल, वो स्पिरिट आनी चाहिए बंगाल के अंदर। जब तक वो नहीं आएगी, नहीं तो ये गांधी भक्त है मेरे हिसाब से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और एक चीज़ आपको, क्योंकि आपने बाला साहब का नाम लिया, तो मुझे याद है कि मेरा एक लेक्चर हुआ था पूना में कहीं पे, तो मैंने लोगों को बताया था कि मेरे को खबर कहीं से लगी थी कि अच्छा, आपको पता बाला साहब का जन्मदिन कब होता है? नहीं, आई डोंट रिमेंबर। बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन कब हुआ, कब पैदा हुए थे? आई डोंट नो। 23 जनवरी को। ओके। 23 जनवरी सुभाष बोस के जन्मदिन हुए। अच्छा। ही वाज बोर्न द सेम डे। ओके। डे वाज सेम। तो बाला साहब का उन्होंने अपने कमरे में, जो पर्सनल बेडरूम था मातोश्री में, बाला साहब ने नेताजी का फोटो लगा रखा था, सुभाष बोस का। ओके। तो ये बात मैंने बोली, तो वो उसमें छपा भी था मेरे सामना के अंदर। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ साल पहले की। अभी तो पूरा कटफट गया, तो सामना में छपा था कर। तो बाद में मुझे लोगों ने कंफर्म किया, शिव सैनिक ने मुझे, कि ये बात सच है कि बाला साहब ने अपने कमरे में नेताजी की फोटो लगा रखी थी। ओके। तो दैट इज ऑल्सो देयर। बट फिर जो ये दूसरी एक थियोरी है, वेर इन पीपल से कि वो रशिया गए, स्टालिन ने उन्हें वहाँ पे डिटेन कर लिया और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट कर दिया। ये मेनली आ रहा है, ये स्टोरी मेनली, ये एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था जब इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड था, अवेलेबल नहीं था, और इसको ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने। हाँ। तो उनका ये एक आर्ग्यूमेंट है, और वो एग्जांपल हमेशा देते हैं
ये श्यामलाल जैन का जो लेटर जिसका आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने बोला कि नेहरू ने अटली को चिट्ठी लिखा था एंड ऑल, तो वो श्यामलाल जैन का वो लेके आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी, मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर, हार्वर्ड का स्कॉलर, सुगतो का ओपोनेंट है, झगड़ा है दोनों के बीच में, बट ही इज नो लेस एन इंटेलेक्चुअल। ऐसा इंसान एक पूरा रिकॉर्ड पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, ये हमारे समझ की बाहर है। क्योंकि श्यामलाल जैन जो बोला था कि ये नेहरू ने चिट्ठी लिखा था, वो हाफ द स्टोरी है। जो अदर हाफ जो स्वामी जी नहीं बताते हैं या शायद फाइल पूरा पढ़ा नहीं है, वो ये है कि श्यामलाल जैन ने ये बोला था कि उसने 1967 साल में नेताजी को बॉम्बे में मिला था, यूपी में मिला था। 1967 मतलब 1967 में नेताजी, ही मेट नेताजी 1967। श्यामलाल जैन का जो पहली दो चीज, पहली बात, श्यामलाल जैन का जो लेटर कोट कर रहे हैं, इट इज कम फ्रॉम श्यामलाल जैन स्टेटमेंट बिफोर द खोसला कमीशन। हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ पे, ठीक है, जिसको स्वामी जी कोट कर रहे हैं। तो वो जो लेटर भी अगर आप उसको बेसिस बनाओ तो उसमें भी वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि स्टालिन हैज गिवन हिम शेल्टर। ये पकड़ के मार दिया, ये स्वामी जी की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, ठीक है। श्यामलाल जैन भी जो अब क्लेम कर रहा है उसमें भी वो नेताजी को शेल्टर की बात कर रहा है, नंबर 1। और श्यामलाल जैन का जो एग्जैक्ट केस है बिफोर दी, अगर जो उसका जो व्हाट वाज द मेन केस मेड बाय श्यामलाल जैन बिफोर खोसला कमीशन, हिज केस वाज दैट नेताजी वाज अलाइव एंड ही वाज इन यूपी एंड ही हैड मेट हिम in 1967। तो श्यामलाल जैन का बात ही अगर करना है तो पूरी बात ना, पूरी आधी बात की बता रहे हो, उसके आप आधी काट के बता रहे हो। दूसरा एक स्वामी जी का परसों ट्वीट है, अगर आपको लगेगा आप दिखा भी देना, अभी परसों की बात है। तो बाद में ये एक इन्होंने थ्योरी और फ्लोट कर रखी है बीच में कि ये जो स्टोरी है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस है, ये पंडित जी ने प्लांट करी है, आईबी का नाम ले लू के करके। पहली बात आप उसको ध्यान रखना कि अभी इस देश में पंडित जी तो नहीं, पंडित जी स्वर्ग सिधार गए, ठीक है ना। आईबी में डायरेक्टर पंडित जी के टाइम पे बीएन मलिक था, मलिक साहब तो अभी है नहीं, वो भी, उनको भी ऊपर गए, बहुत टाइम हो गया। अभी तो गवर्नमेंट आपकी है, आप बीजेपी के लीडर हो, आप ही का प्रधानमंत्री, आप ही की आईबी। अगर पंडित जी ने और आईबी ने एक बंदा नकली प्लांट किया था इशू को डाइवर्ट करने के लिए, इससे बढ़िया मुद्दा है क्या बीजेपी के पास में कि इसको एक्सपोज करने का पंडित जी को? इतना गलत काम अगर आप कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि पंडित जी इतना गलत काम किया है कि एक नकली डमी सुभाष बोस के नाम का खड़ा कर दिया, तो आप एक्सपोज कीजिए। कौन ऐसे तो 1000 चीजों में एक्सपोज करते रहते हैं। नहीं, इसका इट डजंट टेक मच। पंडित जी ने अगर बीएन मलिक को बोला है कि 10 डामी सुभाष बोस बना दो और इधर उधर लगा दो, या तो घर में बुला के आमने सामने बताएंगे, ये पूर्वी राणे का था, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन होगा, नोट होगा, या तो आमने सामने बताया है तो स्वामी जी या पूर्वी राय को कैसे पता चला? पूर्वी राय कहते कि मैंने रिकॉर्ड देखा। हाँ, तो वो बोलते हैं फिर रिकॉर्ड देखा है, फाइल देखा है, फाइल नंबर तो बताइए। फाइल कौन सी फाइल है, कहाँ से आया? हमने हमारी किताब बोस रिसेप्शन में जो हम लोग बैठ के आपको 2 घंटे से बक रहे हैं, हर एक का रिकॉर्ड निकाल के दिखा है। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि ताइवान में रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, तो शुभिमल दत्त फॉरेन सेक्रेटरी का नोट आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने सरकारी फाइल से निकाला है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आईएन ने खजाना चोरी किया है, तो वहाँ पे जो हमारे टोक्यो मिशन की रिपोर्ट है उसकी फोटोकॉपियाँ लगा रखी है। तो अगर ये दावा कर रहे हैं कि पूर्वी राय मैडम ने दावा किया है कि बीएन मलिक जो आईबी का डायरेक्टर था, उसके कहने पे या उसके कहने पे पंडित जी ने नेताजी के नाम के नकली बाबा साधु डमी प्लांट किए थे, मैंने वो रिकॉर्ड देखा, तो मैडम वो रिकॉर्ड की कॉपी तो रिकॉर्ड तो अभी तो बीजेपी 10 साल से सरकार में है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फंक्शन करके रिलीज करने की जरूरत नहीं। वो अगर ना भी करे वो फाइल आप रिपब्लिक टीवी में भेज दो। ये धमाल स्टोरी है। आई मीन भाई, अगर नेताजी का I would personally love to see the story being broken by Arnab Goswami. Right. धज्जियां उड़ा देगा। आईबी ने कहाँ गए? कहाँ है अभी? कहाँ आईबी ने प्लांट किया? आप पब्लिक में ट्वीट कर रहे हो, आप मोदी जी को बोलो कि मोदी जी फाइल पब्लिक करो, आईबी ने बंदा प्लांट किया हुआ गुमनामी बाबा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, स्वामी जी को यही नहीं पता कि गुमनामी बाबा नाम की चिड़िया, मतलब गुमनामी बाबा नाम का शब्द पहली बार यूज हुआ है 85 सितंबर 85 में। पंडित जी की डेथ कब हुई थी? उसके पहले हो गई 1964 में। पंडित जी के मरने के 20 साल बाद पहली बार गुमनामी बाबा नाम की कोई चिड़िया भी देश में थी, वो उसका डिस्कशन होता है। तो पंडित जी ने कहाँ से प्लांट कर दिया? पूर्वी मैडम प्लांट कर रही है स्टोरी की गुमनामी बाबा का स्टोरी प्लांट किया 75 में। रिमाइंड्स मी ऑफ रिपब्लिक डिबेट। ये जो कहानी ऐसे बना रहे हैं ना,
they I mean forget where to stop. They lose track of their own false story. उसी में इनमेश हो जाते हैं. तो इसमें एक रिपब्लिक में ही चल रहा था एक डिबेट, प्राइम टाइम डिबेट चल रहा था अर्नब शो. तो उसमें बोस फैमिली का एक सीनियर मेंबर आए थे एंड ही वाज डिबंकिंग द गुमनामी बाबा स्टोरी एंड ही सेड कि गुमनामी बाबा के बारे में हमें पहले से पता है. आई यूज्ड टू लिव इन कानपुर एंड आई यूज्ड टू कम बैक एंड डिस्कस विद माय फादर. हिज फादर वाज नेताजी's younger brother. यंगेस्ट ब्रदर. तो वो बोल रहे कि हम तो डिनर टेबल पे बैठ के डिस्कस करते थे ये बॉम्बे वाला. and we knew about him and everything and we knew he is a fake and I said all that is fine. तो गुमनामी बाबा आप डिस्कस करते थे, 70s की बात कर रहे हो आप. What was the name you used to address him or signify him? उनका नाम क्या यूज किया आपने? क्योंकि गुमनामी बाबा नाम तो आया है 85 के बाद. उस टाइम पे जब आप आपके पिताजी के साथ डिस्कस कर रहे थे, किस नाम से बुला रहे थे आप? He had no answer. तो they lose track of their own falsehood. अर्नब ने पकड़ लिया था उसको. अर्नब ने पकड़ लिया कि यू आर नॉट बीइंग दिस थिंग. और उसने और ये आपके बॉम्बे में थे. अब तो चले गए, उनकी डेथ होगी. नेताजी के भतीजे थे. और बट ये जो थियरी है कि नेहरू जी ने 10-15 अलग अलग सुभाष चंद्र बोस, कंप्लीट नॉनसेंस. मतलब काम नहीं. इसको आप उसका बड़ा क्लियर कट है. हम लोग हमें जो भी आपको ये बोल रहा है, पूर्वी राय बोल रही है या और भी 2-4 रिसर्चर पैदा हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि आईबी ने नकली बंदे प्लांट किए थे. हम तो आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप मोदी जी के पास जाइए और उनको बोलिए कि आईबी को बोलो सब रिकॉर्ड पब्लिक कर दे. बट पॉलिटिक्स में कोई कुछ भी कर सकता है. नेहरू जी ने भी बहुत सारी चीजें की है. आई एम रिकॉर्ड पब्लिक कर दो श्योर ना. थोड़ी कोई करेगा. रिकॉर्ड नहीं, ये अगर किया है, अगर 10 डमी बिठा दिया, ठीक है ना, डमी बिठाने के बाद आईबी के लोगों को ही तो पीछे नहीं लगाएंगे ना. वो डमी खुद रिपोर्ट करेगा आईबी को कि आज ये हुआ वो हुआ, मैं यहाँ हूँ. तो डमी जो बिठाएगा उसका एक मकसद होगा, एक एंड गोल होगा. कोई होक्स अगर है, होक्स प्ले करना होगा. तो मतलब क्या था? व्हाट वाज द गोल ऑफ सेटिंग अप दिस थिंग्स? एग्जैक्टली. क्योंकि कोई तो बाहर आके लोगों को ऐसे वो नहीं कर रहा था. करेक्ट. और जहां पे भी नेताजी का नाम लिंक होके कोई बाबा के साथ लिंक हो रहा था, कौन पहले जा रहा था? आईबी जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट के सीआईडी जा रहा था, स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच. ये लोग सब जाके आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे हैं लेटर्स के. जो शॉलमारी साधु का फेमस केस है वेस्ट बंगाल का, वो स्टोरी ब्रेक हुआ 1962 में, बंदा मरा 1978 में. हर स्टेट जहां जहां वो गए वहां के क्राइम ब्रांच उनको फॉलो करता रहा. रिपोर्ट किसको भेज रहा है? आईबी को. तो अगर वो आईबी का प्लांट है, why would the states report to the IB and why would IB pass instructions to them? IB का बनना ही तो है, वो तो खुद IB को रिपोर्ट करेगा. करेक्ट. सर आज मैं यहाँ हूँ, सर आज मैं वहाँ हूँ. वो कहानी उसमें बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपका ये एलिगेशन सुब्रमण्यम स्वामी का, पूर्वी रॉय मैडम का और लोग का ये क्लेम है कि गुमनामी बाबा वाज अ स्टोरी प्लांटेड बाय आईबी टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द रशियन एंगल, then it is your own comment now. पंडित जी तो है नहीं. Correct, आप आईबी के रिकॉर्ड निकाल के पंडित जी को सिंपल बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट. अगर फाइल में है, आपने फाइल देखा है, फाइल नंबर पब्लिकली बता दीजिए. फिर हम सरकार पे रिक्वेस्ट करेंगे. हम तो आप वो करेंगे कि ये फाइल दिखाइए. हमने तो आरटीआई आईबी को फाइल की थी, उन्होंने मना कर दिया आंसर देने से. हम तो खुल्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप रिकॉर्ड निकालिए. Who stops you? Who's stopping Subramanian Swamy from asking the government of? बाकी सारे चीजों में तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी जी को. तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे कि फाइल निकालिए? एग्जैक्टली. So you know who is telling a lie. अब तो मतलब आदत सी पड़ गई है कि वो दो आधा सेकंड आधा मिनट सुन के हम पता कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है. होता क्या है ना कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो एक सिंगल बाइट चलती है. अब ठीक है, बाइट देने में अगर कोई आप मेरी बाइट लेगा, शुगाता की बाइट लेगा, ऑब्वियसली शुगाता इज मच मोर क्वालिफाइड टू गिव बाइट्स, स्पेशली स्पीक्स फैंटास्टिक इंग्लिश एंड बंगाली, तो ही विल बी मोर क्रेडिबल. पब्लिक को भी 1 मिनट के बाइट से जज करने में नहीं पता चलेगा भाई ये तो दिल्ली का नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो इसकी क्या औकात है. वो तो बड़ा नेताजी का फॉलो, वो फैमिली वाला है, हार्वर्ड का प्रोफेसर है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है. नहीं, ये बात आप समझ लीजिए. लेकिन हम काबिलियत को सवाल नहीं कर रहे हैं, हम नियत को सवाल कर रहे हैं. तो पॉइंट हम ये आ रही है कि हम लोग, क्योंकि पॉडकास्ट का हमें फायदा था, रीजन वाई पॉडकास्ट आर बीइंग वॉच्ड इन गुड नंबर, कि आपको भी समझ में आ रहा है कि चलो बोलने में ये ऐसे नहीं है, इतने क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, उनका बैकग्राउंड इतना कोई मेरा बाप तो भैया कोई मुझे इंग्लैंड में पढ़ने के लायक था नहीं, मेरा बाप क्लर्क था जब पैदा हुआ था, तो हम तो कोई लंदन से पढ़ के नहीं आए, तो मेरी अंग्रेजी तो दिल्ली वाली अंग्रेजी होगी. लेकिन पॉइंट ये कि अब जब 2 घंटे बैठ के 3 घंटे बैठ के मैं सारे चैनल बकवास कर रहा हूँ, ये कर रहा है, तो आपको मालूम चल रहा है कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, तो बात खत्म. लेकिन जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाते हो, पेपर में आपका 200 वर्ड्स की स्टोरी होती है,
बाइट टीवी में बाइट चलती हैं, तो वहाँ स्वामी जी के लिए एक बाइट देना बड़ा आसान है ट्विटर में कि ये डमी प्लांट करें, ये है प्लांट हम करना। पब्लिक डजंट गो इनटू डिटेल कि अगर प्लांट किए तो आप एक्सपोज करो, किसने रोका आपको? हम तो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला को। करेक्ट। मेरा ड्रीम है कि समडे आई कैन हैव यू बोथ एंड शुगता बोथ साथ में एक वो पॉडकास्ट तो इस जन्म में होगा, लेकिन मेरे को एक बात कि स्वामी जी के साथ मेरे को, मैं क्योंकि आई वो तो एडमायर हमारा है भी ड्रीम है। कि सुब्रमण्यम स्वामी और मैं इकट्ठे, हम एक पैनल में थे, हाँ हम किसी कांग्रेसी को रगड़ रहे थे, तो एक बार मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो ये मेरा धन्य भाग है कि नहीं, उसी में मैंने उनको पब्लिकली बोला था, वो नेशनल टेलीविजन प्राइम टाइम शो बट में आई वाज बोला सिटिंग था। विद हिम नेक्स्ट टाइम। हम दोनों स्टूडियो में बैठे थे, ही वाज लिंक्ड थ्रू सैटेलाइट। तो जब ये बोलने लगे, आई सेड सर प्लीज कम ऑन अ लाइव डिबेट, ब्रिंग आउट योर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एंड ऑल द इंफॉर्मेशन, हम रेडी है, वी आर रेडी फॉर अ नेशनल डिबेट, आर यू रेडी? इस नहीं, तुम लोग जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो, यू आर डूइंग गुड वर्क एंड ऑल, एंड ही रन अवे। बट प्रोबब्ली दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट ही डिड नॉट accept a challenge for a debate. Right. Otherwise, I don't think Subramaniam Swamy is a person who He's denies always a ready for a challenge. No, Yeah. he's a very solid man. I like him and admire him. No, like and admire तो है, वो तो मैंने वहीं पे बोला था that we really admire your We admire work. you. But then इस तरह की statements and irresponsible statements and misleading statements ये ठीक नहीं है. और ये जो मैं पिछली घटना में होता कि मैं I was with him in a studio next to him. अच्छा, कोई और वो. हाँ, वो न्यूज़ एक्स में था, मैं उसके शो में था, तो he and I were there in the studio together. This was Anand's show. No, this is different. No, I've sat with him next to him and be on the same side. So I felt very gratified because I admire Subramaniam Swamy otherwise. If you discount the statements on Gumnami Baba and all that, as I said कि we don't hold grudges against people. हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आज के दिन में अगर शुगोतो बोस अगर आज के दिन ये स्टेटमेंट दे देगा कि मैंने जो बोला था वो असेसमेंट मेरा शायद ठीक नहीं था, इन व्यू ऑफ द न्यू फाइंडिंग्स आई विल क्लोज द केस। मुझे कोई पर्सनल लड़ाई किसी के साथ में नहीं है, कोई की पर्सनल नेताजी पे है, योर पॉइंट वर्सेस माइन पॉइंट, आई विल कंसीड माई ग्राउंड एंड यू विल कंसीड योर ग्राउंड। इफ आई मेड अ मिस्टेक आई विल एडमिट, वी हैव नो, हम इस केस में नेताजी की डेथ मिस्ट्री पे पर्सनल ईगो को बीच में लेके नहीं आते। ना पर्सनल ईगो, ना पार्टीजन पॉलिटिक्स। तो उसमें आप बोलिए, हम लोग को आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, लेकिन आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। तो हमारा है कि वी आर मोर ओपन एंड ऑनेस्ट इन दैट सेंस। राइट। अगर मैंने गलती की, मैं एडमिट कर लूंगा कि गलती है और आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू। राइट। द अदर थियरी अबाउट रशिया वाला एंगल इज कि नेताजी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, वहाँ पे डिटेन किया गया, बट उसके बाद में फिर वो वहीं पे सेटल हो गए। एंड आई हैव हर्ड पीपल से दिस कि इंडिया और रशिया के जो एक टाइम पे सोवियत यूनियन के जो रिलेशंस इतने अच्छे थे, प्रॉबली उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रहे थे वो नेताजी थे। इज दिस ट्रू बाय एनी सेंस? देखो, इफ यू हैव रेड माय द प्रीवियस बुक बर्थ ऑफ अ रिपब्लिक, इंडिया रशिया का रिलेशन इंप्रूव हुआ ओनली आफ्टर स्टालिन्स डेथ। राइट। तब तक कोई वो नहीं था। इट वाज अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड एंड वेरी लिमिटेड रिलेशनशिप। उतना फ्रीडम भी नहीं दिया जाता था इंडियन एम्बेसडर को वहाँ पे घूमने फिरने का। एवरीथिंग वाज गाइडेड एंड कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी डायरेक्ट कोई वो था नहीं। बहुत मेहनत करना पड़ा था पंडित जी को टू गेट द परमिशन टू ओपन द एम्बेसी इन मॉस्को। तो ये सब था। ऐसा नहीं कि मतलब नेताजी को यूज किया गया था, नेताजी वाज डूइंग एनीथिंग, वी डोंट नो एंड वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट। दैट इज द डिफरेंस कि हम अपना ओपिनियन नहीं बताएंगे। कंसिडर्ड व्यूज हो सकता है बट ओपिनियन वी विल नॉट गिव, क्योंकि हमें ये पता है कि दो एंड है, एक है प्लेन क्रैश, दूसरा है गुमनामी बाबा। ठीक है ना? अगर गुमनामी बाबा का आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दिया, प्लेन क्रैश तो आउट ऑफ द सीन हो गया। और गुमनामी बाबा खुद रशिया का अपना एक्सपीरियंस बता रहे, मतलब ही वाज देयर एंड ही इज सेइंग थिंग्स व्हिच एट दैट टाइम वाज इम्पॉसिबल टू नो अबाउट रशिया, बिकॉज रशिया वाज जैसे आयरन कर्टन बोलते हैं, क्लोज है। हाँ। तो बाकी लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं था वो सारी चीजें जानना। गुलाग में कैसा ट्रीटमेंट होता है, लेबर कैंप्स कैसे बनाया जा रहा है, क्या क्या गुड्स बन रहा है। ही हैज अ ट्रिक्टाइज ऑन द काइंड्स ऑफ टॉर्चर। गुलाग में किस टाइप का टॉर्चर होता है, पूरा ट्रिटाइज है। मतलब जो बोले जा रहे हैं बैठ के और उनके फॉलोअर्स लिख रहे हैं, वो एक हो गया। देन ही गिव्स अ लेक्चर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द मेथड्स ऑफ टॉर्चर ऑफ द रशियंस एंड द चाइनीज। ये दोनों का टॉर्चर में क्या अंतर है। सो वी नो अबाउट these things and these can be corroborated only from the files of the KGB and the Indian intelligence MI6, but it is
a matter of, fantasy right now. Right. Until and unless we have our own country declassify all kinds, every scrap of paper. एक भी, and not only central. Intelligence files is not only about IB. Sure. Huh? Intelligence is about military intelligence. It is about R&AW. It is about crime branch of the states. It is about the special branch of the states. Right. Down to the lowest level. बस्ती में अगर if we say Police कि as भगवान well, जी right. बैठे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लोकल बीट का जो पुलिस रिपोर्ट है वो भी. Right. इसमें एक किताब में हमने एक बड़ी अच्छी बात उसमें डाली कि जब शाहनवाज कमेटी सन 56 में पब्लिक रजिस्टर बनी थी तो देयर वर सर्टेन फाइल्स अबाउट द व्हिच कंटेन द इंटरोगेशन ऑफ हबीबुर रहमान and the conclusion was that they did not believe Habibur Rahman. Okay, this is a very important thing. Now the military intelligence and the defense secretary, and it was conveyed to Shahnawaz Khan कि ये रिपोर्ट किसी को दिखाना मत. नहीं दिखाई. Okay. So you are doing an inquiry about Netaji's death. You have in your possession interrogation report of Habibur Rahman, but you never showed. Even GD खोस्ता ने रिपोर्ट का रेफरेंस नहीं दिया कहीं पे. पहली बार मैंने उस रिपोर्ट को निकाल हाथ लगाया, अब यहाँ किया कि यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. शोगोता कोई मेंशन नहीं करेगा. हबीबुर रहमान ने सेड प्लेन कैश किया. भैया मेरे हबीबुर रहमान की दिल्ली में रेड फोर्ट में इंटरोगेशंस हुई हैं, उसकी रिपोर्टें अवेलेबल हैं, डिक्लासिफाइड नॉ बाय मिस्टेक हो गई हैं वो रिपोर्टें. लेकिन जो चीज़ हमने पकड़ी है कि शाहनवाज वॉज टोल्ड नॉट टू मेक दम, नॉट टू शो, नॉट टू टॉक अबाउट देम, एंड ही डिड दैट. ऊपर से एक बात हमें नहीं मालूम थी, अभी हमें मालूम चली है. हम समझते हैं कि हिस्ट्री डिवीजन में सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं. इसमें एक नोट का रेफरेंस हमने दिया है. जब नेताजी की बात चल रही थी तो हिस्ट्री डिवीजन के डायरेक्टर ने मेंशन किया है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स व्हिच आर विद मी. हिस्ट्री डिवीजन इज द नेशनल आर्काइव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इट इज नॉट एवरीथिंग. Okay. ही सेड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स व्हिच आर विद मी. अदर डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ओन रिकॉर्ड्स. तो ऐसा नहीं है कि सब रिकॉर्ड डिक्लासिफाइड जो रिकॉर्ड आपके हिस्ट्री डिवीजन में होंगे, MI के रिकॉर्ड्स MI के आर्काइव में होंगे. तो ये एक अलग इशू था. ऐसे छोटे छोटे यू विल लव एज अ स्टोरी एज अ जर्नलिस्ट. बहुत से टिटबिट्स डाले में छोटे छोटे निकाल के. वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस. Right. अरे हबीबुर रहमान से वो ये बात याद आया मुझे. हमने शुरू की पॉइंट में मैं सर्कल बैक कर रहा हूँ कि डिस्क्रिपेंसीज क्या होता है. हबीबुर रहमान इज द ADC ऑफ नेताजी. नेताजी कोई छोटा मिनिस्टर नहीं है, कोई लोकल लेवल पॉलिटिकल लीडर नहीं है. ही इज लीडिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर्मर राष्ट्रपति विच मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, ट्वाइस इलेक्टेड, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियंस को इन द साउथ ईस्ट एशिया, विथ फुल सपोर्ट फ्रॉम 9 countries. Right. And he is the supreme commander of the Azadian government, Azadian force. Now Habibur Rahman says, my commander-in-chief is dying, my supreme commander is dying. And he has said a last final message to his countrymen. You think इतना dense, intense, emotional moment में will Habibur Rahman, a trained army guy, forget के कब बोला था? फर्स्ट ही सेज प्लेन क्रैश हुआ, नेताजी बाहर आए, मैं नेताजी को लेके रोल किया, आग बुझाया, एंड ही वाज लाइंग डाउन ऑन माय लैप, एंड देन ही सेड कि हबीब देश में जाके देशवासी को ये मैसेज देना. बाद में बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में मरने से कुछ घंटे पहले ही बोला. आई मीन, इज इट इवन बिलीवेबल कि योर सुप्रीम कमांडर हु इज सो इमोशनली, यू आर अटैच्ड टू हिम इमोशनली, एंड यू कांट रिमेंबर कब लास्ट मैसेज, लास्ट सेंटेंस कब बोला था लाइफ में मरने से पहले? अच्छा, हमें इसमें क्योंकि he went to Pakistan and he joined Pakistan Army, then he was the additional defense secretary of Pakistan when he retired. So and he appeared before the Shahnawaz committee. He came, and what he did not appear before Kostak commission. And he said कि no useful purpose will be served by repeating the same thing. हमें नहीं मालूम था इस बात का, ये हमने इसमें रिकॉर्ड लगा के दिखाया. Actually वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अ डिस्कशन विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑन दिस इशू. Okay. तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ही बोल रही कि वी आर अवेयर कि इट्स वेरी सेंसिटिव इशू. सो इवन दे वर अवेयर. इट्स नॉट दैट कि सो हबीबुर रहमान के खोस्ता कमीशन में नहीं आने का कारण सिर्फ ये नहीं कि वो नहीं आना चाहते थे, इवन ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट वेरी कीन. Okay. ये रिकॉर्ड हमने उसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को मेंशन किया हम लोगों ने. और उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मुझे पता नहीं, मैं आपको ऐसे समझाना मुश्किल होगा, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आई बिलीव फाइंडिंग ऑफ द इफ़ यू सी द टोटलिटी ऑफ द एविडेंस. और जब प्लेन क्रैश हो जाता है, नेताजी की वो क्रिमेशन हो जाती है,
ये एक डिटेक्टिव स्टोरी, इफ़ यू सी ऑन अ टीवी यू विल एंजॉय द मूवी थिंग, तहाँ पे मज़ा आएगा पढ़ने में, हल्का सा ये ज़्यादा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट देन 24 अगस्त को हबीबुर रहमान मेड अ रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट नेताजी's डेथ व्हेन ही इज इन ताइवान, ठीक है। तो उसमें लिखता है हॉस्पिटल, तो ये लिखता है कि कल 23 तारीख को हम लोगों ने नेताजी की अस्थियाँ एकत्रित की है, 22 तारीखों का क्रमेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जब उसकी अमेरिकन्स ने इंटरोगेशन की तो उसने बोला कि नेताजी को हमने 22 तारीख को क्रिमेट किया, ठीक है। 1956 में जब वो खोस्ता कमीशन वो शाहनवाज कमेटी के सामने एक बहुत लंबी स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट देता है, वो अवेलेबल है। तो वहाँ वो कहता है 20 तारीख को नेताजी का क्रमेशन हुआ था। वहाँ तूने 22 बोला, यहाँ तो 20 पे निकला है, कारण क्या है? तो वो कहानी बहुत लंबी चौड़ी, पर उसका ब्रीफ मैं आपको समझा रहा हूँ। हुआ ये था कि 1900 मैंने बताया आपको 46 में कांग्रेस पार्टी का एक जर्नलिस्ट था हरिन शाह, उसको उन्होंने ताइवान में इंक्वायरी के लिए भेजा, ठीक है। उसने आके रिपोर्ट दी और वहाँ से निकल के आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कमीशन का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि उनको जो भी रिकॉर्ड मिले हैं वहाँ पे वो मिले हैं 22 तारीख के, कि 22 तारीख को कोई जापानी बंदा मरा है, उसका नाम के रिकॉर्ड है इचूरो को रखे। तो उसी टाइम पे जापानियों ने ये शगुफा छोड़ दी कि नेताजी के नाम के रिकॉर्ड है, बट हमने नाम चेंज कर दिया। हरिन शाह मेट हबीबुर रहमान इन 47। तो हबीबुर रहमान को 47 में ये मालूम चल गया था कि मैं ये कह रहा हूँ कि नेताजी का क्रमेशन 22 तारीख को हुआ है, लेकिन 22 तारीख को वहाँ कोई नेताजी का रिकॉर्ड, वो इचूरो को रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये बात उसको 47 में मालूम चल गई है। इसीलिए पहले तो वो बिल्कुल मेमोरी फ्रेश है, ताइवान में बैठा हुआ है, 24 तारीख को मेंशन कर रहा है कि 22 को क्रिमेशन, 2 दिन पहले क्रिमेशन हुआ था, ठीक है। उसके 2 महीने बाद उसकी इंटरोगेशन हो रही है तो कह रहा है 22 तारीख को क्रिमेशन हुआ था। और जब वो 1956 में भारत में आया तब सारी उसकी डेट्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ वो 20 तारीख बोल रहा है। तो इसने जानबूझ करके उस डेट को पीछे कर दिया। अब प्रॉब्लम ये कहाँ पकड़ा गया कि जो क्रिमेशन हुआ उसके कुछ विटनेसेस थे, वो विटनेसेस जापानीज थे, उसके विटनेसेस वो थे ताइवानीज थे। ताइवानीज वाज नॉट अ पार्टी टू दिस एंटायर स्टोरी, राइट, ठीक है। तो क्रिमेशन हुआ है इचूरो ओकुरा नाम के एक जापानी सोल्जर का। जस्टिस मुखर्जी एस्टैब्लिश करते हैं कि इचूरो ओकुरा की बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया। नेताजी डिड नॉट डाई, देयर वाज समबडी एल्स हु डाइड, उसकी बॉडी को कवर देने के लिए, ठीक है। हबीबुर रहमान कह रहा जी मैं तो 20 तारीख को नेताजी को किया, उसको समझ में आ गया था। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जापानी और ताइवानीज कंफर्म कर रहे हैं कि 22 तारीख को इचूरो ओकुरा की क्रिमेशन में हबीबुर रहमान भी खड़ा हुआ है। तो हबीबुर रहमान का क्या इंटरेस्ट है इचूरो ओकुरा की क्रिमेशन में खड़ा होने का? एग्जैक्टली, हाँ। तो ही वाज बेसिकली हेल्पिंग जापानीज इन पुटिंग आउट अ कवर स्टोरी बिकॉज ही डज नॉट नो हु इचूरो ओकुरा इज, क्योंकि वो तो डेट उसने चेंज कर दी, पहले 22 बोलता है फिर 20 कर रहा है। तो ये वहाँ इसका खेल, तो देयर आर लॉट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो पकड़ेगा जिसमें कि ये, सो इट इज़ नॉट जस्ट ओनली ऑन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड तो मेन एविडेंस है। ये मुखर्जी साहब ने ये पॉइंट पकड़ा था, हमने उसकी किताब में एलॉबरेट किया। व्हेन यू सी, इट मे नॉट बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट इट इन 2-3 लाइंस, बट व्हेन यू सी द टोटलिटी इट्स लाइक अ जिगसॉ पजल कमिंग टुगेदर। बट सिर्फ ये डेट की वजह से रहमान फंस जाता है। पर अगर प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, जो ताइवानीज गवर्नमेंट भी कहती है, तो ये डेथ कहाँ से हुई फिर? जो ये सोल्जर की आप डेथ, they were taken to hospital, ठीक है। they must have planted a story. Okay, अच्छा। I imagine कि in the process of planting a story हबीबुर रहमान को कुछ हाथ में उन्होंने बर्न्स क्रिएट किए होंगे। लोगों ने बाद में बोला कि एसिड के बर्न के मार के, तो उसको हॉस्पिटल में रख करके उन्होंने बेहोशी का कुछ दिया होगा, उसको लगाया होगा एसिड वगैरह उन्होंने करके, हाथ जलाए, स्टोरी क्रिएट करी होगी। स्टोरी क्रिएट करने के लोगों को बताया होगा कि आप सब लोगों ने यही बोलना है, यहाँ लाया था, यह था, ठीक है ना। उस प्रोसेस में देन दे हैव टू हैव बॉडी ऑल्सो। हॉस्पिटल में एक बंदे की डेथ होती है, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बनाया, फोटो खींच ली, फिर उस बॉडी को क्रिमेट कर दिया, बोला जी नेताजी क्रिमेशन होगी, वो अस्थियां लेकर के जापान पहुंच गए आप लोग। पर ये पूरा इतना कवर अप कर कौन रहा था और क्यों कर रहा था? देखिए उसमें कवर अप में ये था कि जो हमें समझ में आ रहा है पूरी कहानी लेकर के, अगर आप गुमनामी पॉइंट में ऐड करेंगे, सुभाष बोस को मालूम है कि लड़ाई हारने वाली, ठीक है। बाहर निकलना है तो बाहर कहाँ जाएंगे? रशिया वाज द ओनली कंट्री वेयर यू कैन गेट शेल्टर। नाउ फ्रॉम द डीक्लासिफाइड फाइल्स वी आल्सो नो नेताजी ने रशियन एम्बेसडर से कांटेक्ट किया जापान के अंदर। तो जापान की रशिया की लड़ाई नहीं थी 45 के बहुत शुरुआत तक, ठीक है। तो रशिया का जो एम्बेसडर वो टोक्यो के अंदर बैठा हुआ है। Okay. तो नेताजी उसको चिट्ठी लिख रहे हैं कि आई नीड योर सपोर्ट, जैकब मलिक को, बाद में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना उस कंट्री का। तो नेताजी ने उनसे शेल्टर मांगा, ठीक है। देन दे मस्ट हैव अ प्लान कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जो लास्ट मिनट की जो निटी ग्रिटी होती हैं वो सिचुएशन के हिसाब से डिवाइस की जाती है। अब किसी को नहीं मालूम था कि एटम बम फट जाएगा।
अगर एटम बम नहीं फटता तो शायद ये बाद में कुछ करते। करेक्ट, हाँ। ठीक है, लेकिन वो बम फटने से पूरा का पूरा कहानी पलटी होगी। फिर उन्होंने कोई स्टोरी प्लांट की होगी, और उसमें स्टोरी जब प्लांट करते हैं तो जो लोकल कमांडर होंगे उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा उस टाइम के हिसाब से, तो उस ओरिजिनल स्टोरी में कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर दिया गया होगा। तो वहीं पे किसी के दिमाग में आया होगा कि एक बॉडी अवेलेबल है, शेडई की स्टोरी को लगाते हैं, इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, इसको चेप देंगे। अब प्रॉब्लम है कि आप शेडई की डेथ कहीं और हुई थी और बॉडी सुभाष बोस की थी, बॉडी चिरो कोरा की है, डीएनए भारत सरकार करने को राजी नहीं हो रही है और डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहे, तो कहानी सारी खत्म हो गई। बट इस पूरे लेट्स से कि ग्रैंड प्लान में नेताजी भी इन्वॉल्व थे इन द प्रोसेसिंग प्लान में ऑब्वियसली, बट माइक्रो लेवल पर नहीं होगा ना, मैक्रो लेवल पर नहीं होगा। उन्होंने इसके जो प्लान हुआ है उसमें मोटा मोटा दैट वुड हैव बीन डिसाइडेड बिटवीन हिम एंड द टॉप मोस्ट गाय इन दैट रीजन। श्योर। तो उस टाइम पे वहां पे जो उस रीजन में बर्मा आर्मी था, सदर्न आर्मी जापानीज का पूरा एरिया का कमांड में था। एंड व्हाट वाज हिज नेम आपका? तेराउची। तो फील्ड मार्शल तेराउची इज अ लेजेंडरी कैरेक्टर एंड तेराउची हैड ग्रेट रिगार्ड एंड अफेक्शन फॉर नेताजी। ठीक है, जस्ट लाइक मेनी अदर जापानीज जनरल्स एंड पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स। हमें जितना समझ में आया है, दिस प्लान वाज कोऑर्डिनेटेड इन दैट रीजन। ये आपके वियतनाम जो एरिया है, सिंगापुर, वियतनाम, ये जोन में प्लान करके कोऑर्डिनेट किया गया है। दिस डिड नॉट कम फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स इन टोक्यो। तो टोक्यो को शायद बाद में पता चला है या बाद में बताया गया या बताया गया नहीं, हमें पता नहीं है। वी कैन नॉट स्पेकुलेट दैट मच। इतना जो हमें क्लियर है कि ये सदर्न आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, तेराउची का इन्वॉल्वमेंट एंड हिज सबऑर्डिनेट्स जितने हैं, दे प्लेड अ क्रिटिकल रोल। नॉट एवरीबॉडी बट द टॉप मोस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है, आपने एक प्लान बनाया कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है, जैसे एक लेटर में आ रहा है कि वो रशिया की तरफ को गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब सडनली एकदम से एटम बम फट गए, ठीक है, आपकी मोटी मोटी प्लान है, आप तो जनरल ऊपर के, तो जब उसको एजुकेशन करने की बात आती है नीचे के लेवल पे, तो कई बार डिसीजन नीचे के लोग लेते हैं, थोड़ा सा प्लान को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है ना, सिचुएशन को देख करके। तो आई एम श्योर कि नाउ दैट व्हाट वी नो फ्रॉम द चाइनीज साइड की शेडई वाज नेवर देयर, कोई प्रूफ भी नहीं है। तो हुआ ये होगा कि प्लान कुछ उनकी होगी भागने भागने की, लेकिन सडनली द स्टोरी ऑफ शेडईज डेथ केम, दैट बिकेम वेरी हैंडी फॉर देम। तो उन्होंने सुभाष बोस को स्टोरी में डाल दिया, और वहाँ डाल करके जब वो उस एरिया में है तो फिर उनको बात करते करते कि डेड बॉडी भी यूज़ कर लेते हैं, तो एक बंदा मरता है नेचुरल डेथ से, उसी की बॉडी को सुभाष बोस की बॉडी बनाया, फोटो खींच दी, और उसको अस्थियाँ भी चाहिए आपने। अब क्रिमेशन करने के बाद वो अस्थियाँ उन्होंने पकड़ा दी जापान में जाकर कि सभी तो नेताजी मर गए, नेताजी की अस्थियाँ पड़ी हैं। लेकिन होता है कि एजुकेशन प्लान टॉप लेवल के लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन जब नीचे आते 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 कई बार, और यहाँ सिचुएशन वाज डिफरेंट कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी और लोकल कमांडर्स जो थे क्या बातचीत कर रहे थे, कम्युनिकेशन टूट जाता है बीच में। सपोज यू आर माई सीनियर एंड यू टेल मी कि आपको ये काम करना है, बाई चांस आपका मेरा नेटवर्क टूट जाए, क्योंकि नेटवर्क टूट गया था सेकेंड वॉर खत्म होती, तो मैं कुछ डिसीजन लूँगा इंडिपेंडेंट वहाँ पे कि मुझे ऑर्डर हुआ ये है कि मैंने ये दिखाना है कि हम लोगों ने सब लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन लास्ट मिनट में मुझे पता लगा कि यहाँ पिज़्ज़ा अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी और चीज़ का डिपेंड करूँगा। तो आपका बेसिक प्लान था कि कुछ दिखाना है खाने के बारे में, आपका प्लान था कि पिज़्ज़ा दिखाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट में मुझे पिज़्ज़ा नहीं मिला, तो मैं कुछ और चीज़ लेकर आ गया। करेक्ट। और मेरा आपसे कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि आपका मेरे बीच में कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही 15 अगस्त के बाद में वो एम्बार्गो लग गया था वहाँ पर, नेटवर्क टूट गया, कम्युनिकेशन टूट गया। तो लोकल लेवल पे उन्होंने कुछ प्लानिंग करी होगी। तो लोकल लेवल में 2 कमांडर्स हैं इन्वॉल्वमेंट, एक था जनरल एंडो जो सुसाइड कर गया, दूसरा जो कमांडर था वो ईसायामा था, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ईसायामा की हरकत देख करके इवन शाहनवाज चौंक गया था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ईसायामा वाज लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज शेडईज फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड, एंड दिस इज वेयर यू फाइंड मोर एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द चाइनीज थ्योरी फ्रॉम द जापानीज साइड। शाहनवाज खान ने उससे पूछा कि जब सुभाष चंद्र बोस और जनरल शेडई ताइवान को पहुंचे, आपको मालूम था you were the number 2. I mean, Ando was the overall in charge of the entire Taiwan government. He is number 2. He's also Lieutenant General, and he is a personal friend. He said, "No, I was aware that he was coming." So, did you go and receive him? He said, "No, I did not go and receive him." Even though he had, according to वो ज्ञानी रिसीव करने के लिए एक और आदमी है, वो कहता कि मैं वहाँ की मिलिट्री में काम करता हूँ, मेरी वाइफ जो है डिग्निटीज को चाय वाय भी देती थी बीच में वहाँ पे करके, लेकिन शेडई के टाइम पे वो नहीं गई। फिर बाद में इसको पूछा भी, तो तेरा दोस्त जो शेडई है वो प्लेन क्रैश में मर गया, तो तू गया हॉस्पिटल में देखने के लिए? कहता जी मैं हॉस्पिटल तो नहीं गया। अच्छा, बाद में क्रिमेशन हुई है, आप क्रिमेशन में गए? कहते क्रिमेशन में नहीं गए। तो इवन
शाहनवाज खान वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही रोट इन हिज रिपोर्ट कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ईसा माया क्यों देखने नहीं गया उसको शिडई को, क्योंकि उसके 7 दिन बाद नेताजी और शिडई के आने के 7 दिन बाद एक डॉक्टर बामो और एक अनदर जापानीज जनरल टनाका वहाँ पहुँचते हैं, तब ये पहुँच जाता है रिसीव करने के लिए। तो जो तेरा दोस्त वहाँ पर आया सुभाष बोस जो बामो से बहुत ऊंचा आदमी था, जब वो वहाँ तो किया क्यों नहीं? तो नाउ वी नो वेरी वेल कि शिडई वाज नेवर देयर, शिडई नेवर अराइव्ड विद सुभाष बोस दैट डे, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट गो। और ये जो फनी स्टोरी बताता है ना, इचिरो ओकुरा का नाम यूज किया गया था टू कवर नेताजी नेम, ताकि उनका नाम बाहर ना आए और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट ना हो। यूजलेस। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है? सुभाष बोस 18 तारीख को हो रहा है प्लेन क्रैश, 15 तारीख को जापान ने सरेंडर कर चुका है। अब कोई जिए मरे, प्लेन क्रैश हो ना हो, उससे जापान को क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट। और 18 तारीख को अगर ये डिसीजन किसने लिया, मान लेते हैं जनरल हेडक्वार्टर्स टोक्यो ने लिया, कम्युनिकेट कर दिया कि अभी इसको फ्लैश नहीं करना है, 22 तारीख शाम को क्यों कर दिया? इन 4 दिनों में ऐसा क्या सिचुएशन बदल गया? और अगर ये डिसीजन लिया गया कि पहले कि हम नहीं बताएंगे, नाम छुपा देंगे, और उसके बाद नहीं हम बता देंगे, सच बता देंगे, नाम, तो ये डिसीजंस का फाइल्स कहाँ है? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स? एंड सेकेंडली इसका जो कवर नेम यूज किया जाएगा इचिरो ओकुरा, देयर मस्ट हैव बीन अ डिसीजन टेकन, या कोई फिक्टिशियस नाम ऐसे ही कोई ऑन द ग्राउंड खड़ा होकर तो नहीं कर सकता, राइट? तो वेयर आर दोस डॉक्यूमेंट्स, वेयर आर दोस पेपर्स? भारत की सरकार के जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आए हैं, जो मोदी सरकार ने पब्लिक किए, तो सबसे हाईएस्ट लेवल के जो रिकॉर्ड भारत में होते हैं वो होते हैं नोट फॉर द कैबिनेट, जहाँ कैबिनेट को आप एक बताते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है? उससे ऊपर का कोई कैबिनेट से ऊपर तो कुछ है नहीं। अब 10 जनपद में क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन कैबिनेट तो सब ऊपर मानी जाती है देश के अंदर। तो उसमें था कि नोट फॉर कैबिनेट है साल 2006 का, जिसके बेसिस पे उन्होंने मुखर्जी कमीशन को रिजेक्ट किया है और बोला कि प्लेन क्रैश में सुभाष बोस मर गए। सो दैट इज द, इफ़ यू आस्क मी अनुज, ये पूरी जो फाइलें पब्लिक हुई हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 2006 का नोट फॉर द कैबिनेट, ठीक है? और उसके साथ के जुड़े 1-2 नोट ये है। उस नोट में 2 बातें मेंशन है। 1945 में अंग्रेज और अमेरिकन ने जो इन्वेस्टिगेशन करी, उससे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है। ये नोट में लिखा हुआ है। आप कैबिनेट को ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि अमेरिकन ने और अंग्रेजों ने जो इंक्वायरी की थी सन 45 में, उससे वो कंफर्म हो गए कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है। मैं आपको खुल्ला चैलेंज बोल रहा हूँ कि गृह मंत्रालय वो अमेरिकन और ब्रिटिश रिपोर्ट दिखाए जिस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया, क्योंकि मैं आपको हमारी किताब में और अदरवाइज हम आपको रिपोर्टें दिखाएंगे और ये भी बुक 1950 की दिखाएंगे आपको, अंग्रेजों ने कभी कंफर्म नहीं किया। ओके, तो ये बेसिकली वो होली ग्रेल झूठ बोल रहे हैं। ये हमने ग्राफिकली दिखा दिया है, राइट? हाँ, कि जितने सारे कैमरे को दिखाओ, कैमरा जितने सारे अलाइड इंक्वायरीज हुआ है, ऊपर करना, लुक एट द कैमरा, डोंट शो हिम। जितने सारे अलाइड इंक्वायरीज हुए हैं, हर किसी का नाम देखे, उनका फाइंडिंग, तो मैं अब दिखाए कहाँ किसने प्रूव कर दिया है। किसी ने प्रूव नहीं किया और बाद में इंक्वायरी चलती रही है। CIA का लास्ट रिकॉर्ड नेताजी के बारे में जो मिला 64 का मिला है, ठीक है? ये कैबिनेट को मिसलीड किया जा रहा है और झूठी रिपोर्ट दी जा रही है। आप झूठ लिख रहे हैं और ये है प्लेन क्रैश का झूठी रिपोर्टिंग। जितने सारे अकाउंट्स है, किसने क्या कंट्राडिक्ट किया है एक दूसरे के साथ और अपने आप, और ये हर चीज में, हर ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्लेन क्रैश, राइट? तो इन 4 पेजेस बेसिकली फैक्ट्स ऑफ द केस अगर आप जानना चाहते हैं। और नोट फॉर द कैबिनेट में और इनमें सरकार के स्टैंड में इन्होंने ये क्लेम करा हुआ है कि ये पूरी की पूरी जो सुभाष बोस की जो कहानी थी ना, टॉप सीक्रेट है। जापान ने टॉप सीक्रेट रखी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब कोई चीज़ टॉप सीक्रेट रखी जाती है तो यूजुअली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है? टॉप सीक्रेट था, कोई मुद्दा था जिसे आपने कि जापान ने एक पैक्ट किया था अमेरिकन के साथ में कि आपके न्यूक्लियर बॉम्ब के जो रिएक्टर कुछ है वो यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, राइट? और ये बात जापान ने नहीं बताई 40-50 साल तक, ठीक है? एक चीज़ मुझे कोई हमने समझा दे, हमने किताब में ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जापान ने अगर नेताजी की डेथ को टॉप सीक्रेट रखना ही था तो कम से कम 4-5 साल तो रख लेते भैया। 4 दिन की सीक्रेसी का मतलब क्या है? इसको टॉप सीक्रेट नहीं बोलते, ये 4-5 दिन के लिए जो इन्फॉर्मेशन बंद रखते हैं ना, उसको बोलते हैं एम्बार्गो। एम्बार्गो है कि हम 4 दिन तक इसको बाहर नहीं आने देंगे, करेक्ट? बट नो चेंज इज मेड इन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। किसी का नाम बदला नहीं जाता है, कोई प्लेस नहीं बदला जाता है, बट
4 दिन ये रहेगा, पब्लिक नहीं होगा 4 दिन। 18 तारीख को 17-18 तारीख को वो कहते हैं, जापानी कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंड, कि इंडियंस को बताओ कि सुभाष चंद्र बोस साइगन छोड़ के जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर टॉप सीक्रेट साइलेंट हो गए। 22 तारीख की शाम को रूस की आर्मी के सामने जापान की आर्मी सरेंडर करती है मंचूरिया में। 22 तारीख की शाम को डिक्लेयर करते हैं कि सुभाष बोस मर गए। तो ये 4 दिन की जो सीक्रेसी किस बात की है? और जिस दिन रूस के सामने आपने सरेंडर कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया सुभाष बोस की डेथ हो गई है, तो कॉमन सेंस निकल के आ रही है कि जिस दिन वो रूस की बाउंड्री क्रॉस कर गए, आपने डिक्लेयर कर दिया। तो पूरी टॉप सीक्रेट जो सीक्रेसी थी वो सिर्फ 4 दिन का कवर था, ताकि सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ की जो स्टोरी है उसको हम एग्जीक्यूट करके प्लान कर दें। एक बार वो एग्जीक्यूट हो गई स्टोरी और वो बंदा रशिया चला गया, आपने 23-22 की शाम को डिक्लेयर कर दी कि सुभाष बोस की डेथ वो हो गई। उनके लिए था, उनके लिए वो एक पैसेज ऑफ टाइम उनको बचाने के लिए। What else explains the 4 days? 4 दिन का टॉप सीक्रेसी कहाँ होती है? जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट होगा आपको हंसी आएगी कि वो जो लिख रहे हैं कि टॉप सीक्रेट था। भाई टॉप सीक्रेट करना है कुछ तो टाइम तो होगा, 2 महीना 6 महीना 4, जैसे आप छुपा के बैठते हैं कि आपने नेताजी की फाइल बनाई थी 1945 में, आपने आज तक नहीं दिखाई भारत सरकार ने। टॉप सीक्रेसी का डिसीजन लिया किसने? उसका कोई रिकॉर्ड तो होगा। हाँ, कैबिनेट ने लिया होगा या इंपीरियल जनरल हेडक्वार्टर्स टोक्यो मैं अगली हमारा किस्मत ये है कि हम लोग अभी बहुत लंबा गमा हुए। हमको करना ये चाहिए कि ये कैबिनेट के नोट पे पॉडकास्ट करें। मतलब अभी पॉसिबल नहीं है, लोग समझ नहीं पाएंगे कि लोग को मालूम हो जाए कि कैबिनेट के नोट पे लिखा क्या है। उसके बाद हमने एक लाइन उसी काउंटर करेंगे आपको कि झूठ लिखा है नोट के अंदर। फिर लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको शर्म नहीं आती है? आप लोग गांधी जी का नाम लेते हो, सत्यमेव जयते की बात करते हो, और कैबिनेट को झूठ बता रहे हो, मिसलीड कर रहे हो पूरी This is कंट्री the को। biggest crime in a democracy. Biggest crime in a democracy to mislead the cabinet so that the cabinet takes a wrong decision. राइट, एब्सोल्युटली। और कैबिनेट ने जब जो रॉन्ग डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन अ फॉल्स ब्रीफिंग नोट, द बीजेपी गवर्नमेंट इज अपहोल्डिंग दैट कैबिनेट डिसीजन. नाउ वी आर आस्किंग द बीजेपी गवर्नमेंट to change its position because it cannot uphold a wrong decision based on a false note. वो चेंज क्यों नहीं कर रहे? Why is it upholding the wrong? Because they were waiting for new inputs. तो हमने new inputs दे दिया है इस किताब में. ये वो नहीं कर रहे बिकॉज उसके अलग वो एक अलग टॉपिक है। नहीं, टेक्निकल मैं बता रहा हूँ, लीगली बता रहा हूँ. अब पॉलिटिकल अंदर की बात और होगी, बट लीगली देयर पोजीशन इज वी आर वेटिंग फॉर न्यू इनपुट्स. न्यू इनपुट्स आएगा तो वी विल रिकंसिडर. न्यू इनपुट्स भर भर के हर पन्ने में है, लीजिए, रिकंसिडर, रीओपन द केस. Start with just accepting the Justice Mukherjee Commission report. अब जैसे ये किताब का पेज नंबर 191 है, उसमें एक आईबी की रिपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली लक्ष्मी सहगल की जन्म कुंडली है। तो ये हमको लोग दवा लगाते हैं कि आप जो बातें कर रहे हो सुभाष बोस के बारे में कि वो मरे नहीं मरे, ये हुआ करके, नेताजी के साथ में तो इतनी बड़ी फ्रीडम फाइटर थी लक्ष्मी सहगल, वो तो बोलती थी मर गए प्लेन क्रैश में, ठीक है ना। और आप कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस तो फैज़ाबाद में थे, यूपी में थे, तो ये तो कानपुर में थी, उनसे मिलने क्यों नहीं आए? तो हमारे पास में उनकी ये जन्म कुंडली थी, बहुत टाइम से हम निकालना नहीं चाहते थे, तो अभी भी मैं बात नहीं करूँगा। उसकी जन्म कुंडली पढ़ लीजिए क्या लिखा उनके बारे में, राइट। उसमें लास्ट का पैराग्राफ वो बहुत रेलिवेंट है कि सुभाष बोस ने उनको पोस्ट से हटा दिया था बिकॉज उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। वो शी वॉज नॉट वॉट यू थिंक शी वॉज। अब बैठ के उन्हीं का पहले झाड़ पे चढ़ा रहे हो बैठ के कि बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर है, उसके बाद में उसके बेसिस पे आप इसकी वो लगा रहे कि साहब वो तो बिलीव करती थी कि सुभाष बोस मर गया, वो उसको छोड़ो, वो तो शी वाज कॉट लाइंग. I need to state this line particularly. You can quote, this is a government record, this is not what we are writing. Lakshmi had fallen from grace owing to her love affairs by the time of the Japanese collapse in central Burma and was relieved of her command of the R.J. regiment of her cabinet post as Minister for Women's Affairs in the provisional government. So she was removed from the post by Subhash Bose. ये हम नहीं कह रहे, ये आईबी का नंबर 2 लिख रहा है अंग्रेज. और ये इनके फैमिली वाले हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हम लोग सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, पिछले 10 साल से बोले जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर. एंड दिस इज डीक्लासिफाइड फाइल्स. नो डीक्लासिफाइड. और ये हमारे पास पहले से था, ये पहले हो चुका था, ठीक है. ये आईएनए के डीक्लासिफाइड फाइल्स है जो 1998 मैं इसको नहीं लगाना चाहते थे हम लोग उसको यहाँ पे, लेकिन आपने मजबूर किया. हम किसी की पर्सनल लाइफ को नहीं चपेट मारना चाहते थे, लेकिन आपने मजबूर करा हमको. आप हमारे बारे में विस्परिंग कैंपेन चला रहे हो कि हम लोग वो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं. हम किसी को सेंसेशनलाइज नहीं कर रहे, उल्टा हम अब छुपा के रखा था. हम लोग को किसी की प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज नहीं करना चाहते यहाँ पे. लेकिन सिंपल फैक्ट की बात है कि लक्ष्मी सहगल जी की रिस्पेक्ट सारी मेरी ख़त्म होगी जिस दिन वो मुखर्जी कमेटी के सामने झूठ बोलती पकड़ी गई. बचपन से उनको हम एडमायर करते थे
झूठ बोल रहे हैं कमीशन के सामने आकर। किसी उनके रीजंस क्या थे झूठ बोलने के पीछे? अब वो तो यही कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाने, कम्युनिस्ट पार्टी में चली गई थी, लेकिन जो भी है वो जाने। लेकिन है कि ये शी वाज कॉट लाइंग थ्रू हर टीथ। और मुझे ये जुमला मत दो कि सुभाष चंद्र बोस लखनऊ में थे, फैजाबाद में थे, लक्ष्मी सहगल कानपुर में थे, उसे मिलने क्यों नहीं आए? She was part of the INA, Rani Jhansi She was regiment. thrown out of she was one of the topmost leader. No, not one of the topmost leaders. She was heading the Rani Jhansi regiment. So that does not make her the one of the topmost leaders, but prominent enough. ठीक है. Part of the INA, लड़ाई कर रही थी. INA was fighting against the British. भारत के अंदर INA को सबसे ज्यादा गाली कौन दे रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. लक्ष्मी सहगल आके कौन सा पार्टी को ज्वाइन करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. आधी क्रेडिबिलिटी वहां खत्म होगी. बाकी आपने पढ़ ही लिया उनके बारे में कि जिसके लिए तुमने खून बहाया, उसको खून, तुम्हारे बहता हुआ खून को जिसने सबसे ज्यादा गाली दिया, तुम आके उसी के मेंबर बन गए. और इन्हीं की फोटो हर जगह बीजेपी में लगा के इन्हीं को आप बोलते हैं. फिर हमें उनके परिवार के लोग बोलते हैं कि आप सेंसेशनलाइज कर रहे हो. वो तो ये बोलती थी, शी लाइड थ्रू हर टीथ, शी कमिटेड परजरी. सारा किताब में और भी बहुत डिटेल है इसके बारे में. तो ना इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, ना मॉरली ऑनेस्ट. वी डोंट इवन कंसीडर देम एज क्रेडिबल. अब जैसे बार बार देखो ब्रांडिंग कैसे होती है. ब्रांडिंग, ये सारी कहानी ब्रांडिंग लड़ाई और ब्रांड की है. अब ब्रांडिंग, जैसे आप किसी बंगाली को पकड़ोगे तो वो ऐसे बात करेगा कि नेताजी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था कि वो अपने घर से भागे थे यहाँ से, और उनका भतीजा शिशिर कुमार बोस गाड़ी चला के ले गया था. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पर वो ये नहीं बताते कि शिशिर बोस कौन सी पार्टी का था. बाद में कांग्रेस पार्टी में था, है ना. शिशिर बोस कांग्रेस पार्टी का लीडर, उसकी बीवी कांग्रेस पार्टी की लीडर. पहले वो फैक्टर बताओ मुझे, उसके बाद बात करना कि कौन से उसका लड़का कौन से हिस्ट्री का प्रोफेसर है. जिस इंसान की सगी बहन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिखा हो कि मेरा भाई पैसा खाया कांग्रेस पार्टी का, कैन यू इमेजिन प्राइवेटली क्या बोला होगा हमारे को, बाकी फैमिली के लोगों ने. ये पब्लिकली टाइम्स ऑफ इंडिया बोला है कि पैसा खाया मेरा भाई कांग्रेस पार्टी से. मैं उसको हिंदी बता रहा हूँ आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है. एक और परिवार के आदमी ने ट्वीट करा हुआ है कि कांग्रेस के स्टूज चला रहे हैं नेताजी से ब्यूरो को. कांग्रेस स्टूज कौन है? आपने उसको ब्रांडिंग क्रिएट कर दी. सुभाष बोस का परिवार है, परिवार तो है, बट वो कांग्रेस का स्टूज भी तो बता रहे हैं परिवार वाले. The problem is that the entire family have created their own stories and sub-stories just because they belong to the family. And to sustain their own ecosystem. Yeah. अब गुमनामी बाबा स्टोरी के साथ प्रॉब्लम ही है. The day it gets established and acknowledged and accepted, all the skeletons will come tumbling out. Correct. तो obviously जमीन के नीचे पैर नहीं रहेगा ना. सॉरी, पैर के नीचे जमीन नहीं रहेगी. तो खड़ा कहाँ होंगे? अभी भी किसी का भी नाम ले लो, आइडेंटिटी क्या है? नेताजीज ग्रैंड नेफ्यू, नेताजीज ग्रैंड निस, नेताजीज नेफ्यू, नेताजीज निस, ये आइडेंटिटी है. तो जब नेताजी देश में वापस आए और इनको पूछा भी नहीं काहे का निस और काहे का ग्रैंड निस, काहे का नेफ्यू और काहे का ग्रैंड नेफ्यू, so they will lose all the traction, all the benefits, all the perks. That is why. Okay. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना, पूरा इसको समझो, इकोसिस्टम को. पूरा एस्टैब्लिशमेंट पीछे पड़ा हुआ उसके, तो उनके पास करने के बहुत तरीके होते हैं. जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें वो इंडिकेशन दिखाए कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग पूरे काम किए हैं, बातें आ रही हैं. वही है ना कि हमने उसको पूरा किताब में एक्सप्लेन किया, बिकॉज उसका हम बोल के नहीं समझा सकते. इतनी मल्टी लेयर कि आपको इतना बताया गया कि साहब ये तो अब जैसे एक खबर आई थी कि वो लंदन बेस्ड मतलब का एक कोई जर्नलिस्ट है, वेबसाइट है, उसने दावा किया कि सुभाष बोस की प्लेनक्रैश में डेथ हो गई है. तो आप ये नहीं बता रहे, मीडिया में रिपोर्ट कर दे कि लंदन से कोई वेबसाइट चली, को पता है कि लंदन नाम सुन के लोगों की हवा उड़ देगी यहाँ पे. आप ये नहीं बता रहे करने वाला कौन है. करने वाला कौन है? वो आदमी है जो नेताजी के परिवार का तो है, लेकिन राहुल गांधी जब भी जाएंगे तो उसके साथ फोटो खिंचवाता है करके. कांग्रेस का आदमी है वो, कांग्रेस पार्टी का मेन आदमी है लंदन में वो. तो यहाँ ऐसा तगड़ा मोदी जी का खिलाफ अगर वहां पे जुलूस निकालना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो वही सामने रहेगा. ईवीएम हमारा हैकिंग का सबसे बड़ा वही था. परिवार की हरकतें, मतलब इनकी इतनी घटिया हरकतें हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. शिशिर कुमार बोस की लड़की शर्मिला बोस, ठीक है, अखबार में आर्टिकल कलकत्ता में ये लिख रही है
जो उनका स्टैंडर्ड जुमला इन लोगों का है कि नेताजी की डेथ मिस्ट्री को छोड़ो, उनकी लाइफ एंड टाइम पे फोकस करो। उसकी लाइफ से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जो देश के लिए किया, जो उन्होंने सिखाया, रास्ता दिया सेकुलरिज्म वगैरह का, तो उसकी बात करो, डेथ को छोड़ दो, ठीक है। तो ये शिशिर कुमार शुगाता की जो सगी बहन है वो कलकत्ता में ये आर्टिकल लिख रही है पेपर के अंदर। वही लेडी अमेरिका में जा करके जूइश ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठी लिख रही है, लेटर ऑफ अपॉलॉजी, कि मेरे ग्रैंड अंकल ने है, उसने जब यहूदियों को मारा जाता तो उसका मुंह बंद रहा, तो उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये लोग ऐसे नेताजी का नाम मिसयूज करते हैं कि भारत में कोई और, आपको ना भारत में कुछ और लैंग्वेज, बाहर कुछ और लैंग्वेज। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। भारत में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इकोनॉमिक जर्नल्स इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, राइट। हाँ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में यही सेम लेडी रोट एन आर्टिकल ऑन नेताजीज लव अफेयर विद एमिली शंकल, और उसमें शी ट्राइड टू प्रूव दैट नेताजीज एस्केप फ्रॉम इंडिया इन 1941 was not so much to fight for India's freedom abroad, but to get reunited with Emily. What? So that is his family. That is Netaji's family talking and writing. तो अब लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि नेताजी का फैमिली एक्चुअली क्या है और उनका फैमिली एक्चुअली है कौन, और रियल फैमिली कौन है। मतलब मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता। अरे आपको पूरा मैं ना, ये सारे के सारे अपने अपने चैप्टर हैं, आपको पूरा एक जैसे ना पॉडकास्ट फैमिली पे करना चाहिए, ताकि हम लोग आपको फोकस करके सुनाए, कहानियां सुना के। और मैंने कई बार अपने जगह पे बैठ के बोला कि इस फैमिली में इतना ड्रामा है कि एकता कपूर अगर वेब सीरीज बना देगी उसके ऊपर, सिर्फ परिवार के ऊपर, उसमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स पूरी कहानी में आ रहे हैं। हमें ब्लेम कर रहे हैं, कहते हैं अनुज हर चंद्रचूड़ घोष जो है गुलामी हुआ को सुभाष चंद्र बोस प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। 1985 में जब गुलामी हुआ की डेथ हुई है, ठीक है, उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किसने ठोका था, मेरी बुआ ने कि तुम्हारी बुआ ने? ललिता बोस किसकी बुआ थी, किसकी रिश्तेदार थी? मेरी रिश्तेदार थी वो। तुम्हारी बुआ थी, मेरी बुआ तो ना, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम्हारा परिवार क्या है? खोस्ता कमीशन के सामने जो बनी है 1970-74 के बीच में, हम तो उसमें एक्टिव नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे। और वो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, और उसको शुगाता बोस बहुत तारीफ करता है जस्टिस खोसला की अपनी किताब में, अपनी रिपोर्टों में। सारे ये प्रूव कर रहे हैं कि वही रिपोर्ट ठीक है। भारत सरकार उसको प्रूव करती है, भारत सरकार कहती है कि वो रिपोर्ट ठीक है, खोसला की, मुखर्जी की रिपोर्ट गलत है। उस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है, जाकर देख लो, पढ़ी, अवेलेबल है वो रिपोर्ट, कि नेताजी के परिवार का स्टैंड क्या है। नेताजी के परिवार का स्टैंड खोसला कमीशन के सामने ये था कि नेताजी जीवित हैं अभी और बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि वॉर क्राइम का कोई चार्ज वर्ज लगा हुआ उनके ऊपर। ओके, ये ऑफिशियल स्टैंड है उनका 1973 में। अपना स्टैंड देखो। अब वो की प्रॉब्लम ये होता है ना कि देखो, ये जो मुद्दे ऐसे हैं, जब तक आप 1-1.5 घंटा बैठ के बतिया नहीं लोगे या किताब नहीं पढ़ लोगे, आपको पढ़ नहीं पड़ेगा क्या है। इसका पूरा फायदा सरकार और मीडिया में लोग उठाते हैं। मीडिया वालों को टाइम नहीं है 2 बाइट पे जाके, 1 बाइट मैंने लिया, मैं शायद इतनी बाइट नहीं दे पाऊंगा, शुगाता और चंद्रा बहुत अच्छी बाइट देंगे, सिंगल बाइट होगी, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो, तो वो चला दी। वो बाइट में उनका ओपिनियन होता है, और हमारा प्रॉब्लम है, हमें फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। तो मैं आपको सीधा नहीं बोल सकता, मैं आपको सोच सोच के बोलना पड़ता है कि मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। एवरीथिंग, जैसे ये हमने आपको ये दिखा है, फैक्ट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पूरे वकील को दिखा के किताब लिखी है, फैक्ट है, हम तो फैक्ट दिख रहे हैं आपको सामने। मैं मजाक कर रहा हूँ आपके सामने बैठ करके, आपको इतने बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहा हूँ कि ये फॉरेन सेक्रेटरी वो से चोर है, क्योंकि दिखाया चोर है, और बता इसका क्या, और इसका कोर्ट में केस करते बताते हैं उसके बाद बिल्कुल चोरी किया आपने, आप गलत। मजाक है, हम पब्लिकली बोल रहे हैं कैबिनेट के नोट झूठे हैं। अब चक्कर ये सवाल पूछो, डिबेट क्यों नहीं हो पा रही इस पर? हाँ, देखिए, डिबेट होने का बड़ा क्लियर कट कारण है। भारत में अभी क्लियर, पहले भी थे लेकिन अभी भी क्लियर, एक सो कॉल्ड मोटा मोटा लेफ्ट और राइट इकोसिस्टम है, ठीक है, ठीक है। मैं लेफ्ट में नहीं हूँ, तो मैं भी अपने आप को राइट में मानता हूँ, मैं, क्योंकि मैं लेफ्ट में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द फैक्शन जिसमें राहुल गांधी और ये कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा है, मैं उसमें नहीं हूँ, ठीक है। But that does not mean कि everybody on the left is wrong and everybody on the right, that is also not, because there are many people who are in the Congress party in the left जो नेताजी को सपोर्ट करते हैं, या तो प्राइवेटली या ओपनली, इन प्रेजेंट एंड पास्ट दे हैव बैक्ड आवर केस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग लेफ्ट में जो है वो खराब है और सारे राइट वाले सारे दूध के धुले हैं, बट मोटा मोटा राइट लेफ्ट का वो बना हुआ है। आज के ज़माने में हम जो रह रहे हैं, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। कोई मुद्दे का उछालना चाहते हैं, अगर वो लेफ्ट के इकोसिस्टम को सूट करता है तो पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम आपको बैक करेगा, आपके प्रोग्राम कराएगा, लेक्चर कराएगा, किताबें खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, हजारों लोग इकट्ठे आपके फेवर में ट्वीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको राइट के सपोर्ट में होगा तो पूरा इकोसिस्टम आपको बैक करेगा।
क्योंकि हम लोग किसी इकोसिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो बात दूसरी कि ये पूरी कहानी जो है राइट के फेवर में, फैक्चुअली मैंने नहीं क्रिएट किया, हमने नहीं क्रिएट किया ये फैक्ट, लेकिन हमारा इकोसिस्टम बैकिंग नहीं है। नहीं तो इतना डाटा निकालने के बाद में इस कंट्री में बवाल मच जाता अगर ये सुभाष बोस नहीं होते, अगर ये नेताजी नहीं होते, कोई अर्बन नक्सल होता, तो पूरा बंगाल मेरे फेवर में खड़ा होता आज के दिन में। सारे के सारे वो, क्योंकि सारे के सारे ये जो बोल रहे हैं ना कि वो इंटेलेक्चुअल सारे आ जाते, इंटेलेक्चुअल के बोलने से लोग आते, जो नेता बोलेंगे लोग वही बोलेंगे ना। आज एक बंदा सपोर्ट करने को राजी नहीं है। ट्विटर में हम इतनी लड़ाई लड़ते, कितने बंगाली आते हैं मुझे बताओ। ट्विटर में जब हम लोग बैठ के सुभाष बोस को कोई गाली पड़ती है, कुछ होता है, अभी पीछे खबर आई थी ये जब मोदी जी ने अभी परसों फिर जो नेताजी की बातचीत करी जन्म दिवस पे, तो वही बात निकल के आ रही है कि नेताजी की मूर्ति प्रधानमंत्री जी ने लगवाई है उस पर, तो कुछ अंग्रेज पत्रकारों ने सुभाष बोस को गालियाँ दी है। आप जाके देखो कितने बंगाली ने उसको रिटेलिएट किया, गिनती के 2 होंगे, वो दोनों हमारे फ्रेंड हैं। पूरे बंगाल, पूरी बंगाल जात पूरी बैठी है, पूरी क्योंकि वो अंग्रेज पत्रकार ने जो लिखा है वही ऑफिशियल स्टैंड है इंडियन लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज का। मैं लेफ्ट को नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे आपके न्यू जर्सी से लेकर के बैंकॉक थाईलैंड से लेकर बंगाली, मोस्ट ऑफ बंगालीज आर लेफ्टिस्ट और कांग्रेस। तो वही तो मैंने कहा 90% आपको वही तो बता रहा हूँ। आप मेरी बात मानते रहे बात। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो सारे के सारे इतने इंटरेस्टेड होते तो रिटेलिएशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एजुकेटेड क्लास जो है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग टाइप जो है, सबके पास में मोबाइल फोन है, सभी के पास में ट्विटर है। दे आर द लेफ्टिस्ट एंड द मैंने आपको कितने वीडियो भेजे हैं रेलगाड़ियों के कि कोई बर्धमान से रेलगाड़ी पकड़ रहा है, अब तो उसमें 2 मिलियन उसमें बंगाली के तुम आप वो मत करो, बंगालीज को स्पेसिफाई मत करो, वो फेनोमेनन is equally applicable to all states and all communities। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंटरनेट सभी के पास में वो है। अगर नेताजी को बैठ करके अगर अंग्रेज गाली दे रहे हैं, ट्विटर पे लड़ाई चल रही है, और माशाल्लाह बंगाल के लोग बहुत एक्टिव हैं उसमें, ठीक है, कहीं जहाँ मोदी को गाली देनी हो, शिवलिंग को गाली देनी हो, बंगाली एक्टिव हो जाते हैं सारे आके, ठीक है। नहीं, बंगाली एक्टिव नहीं होता है, बंगाली के कुछ एक सेगमेंट होता है, वो ठीक है, तो आपको उनको डिनाउंस करना चाहिए कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द बंगालीज वो एक सेगमेंट है ना। दैट्स नॉट मेजॉरिटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। It is the elite educated class who represent the community। तो क्योंकि they are so overwhelmingly dominant, आपको लगता है कि बेंगाली कम्युनिटी का व्यू है, जबकि वो नहीं है। आज के दिन में हर एक के पास में ट्विटर, फेसबुक सब कुछ है, मोबाइल फोन है, सब कुछ है। अगर मान लीजिए कि एक अंग्रेज बैठ के गाली दे रहा है, ठीक है, नेताजी के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बंगाली कम्युनिटी के लोग आके उनको उल्टा जवाब देंगे। लेकिन आप जाके नोट करना, ज़्यादातर लोगों ने, सिवाय 2-3 लोग जिन्होंने दिया वो हमारे दोस्त हैं, तो मैं उन्हें बंगाली कैटेगरी में रखूंगा, मेरे दोस्त हैं। मुझे वो बंगाली या मराठी मुझे फर्क पड़ता नहीं उनसे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो रिवल्जन जो आना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आप ये नहीं बोलते ये 10 साल पहले का ठीक चल जाएगा। ट्विटर के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में, मोबाइल फ़ोन के ज़माने में, आज हर एक आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, ट्विटर है, इंटरनेट है। अगर नेताजी के बारे में कोई अच्छा बुरा बोला जा रहा है तो आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? आप क्यों रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? कितने दिल्ली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्पॉट जो है इंडिया गेट है, आपको पता है ना, सारे दिल्ली में जो भी आएगा इंडिया गेट में जाएगा। आप वहाँ जाके जब भी जाकर नोट कर लो, वहाँ से जाके लोग सेल्फी खिंचवाते हैं सुभाष बोस की मूर्ति के साथ। आप नोट करना कितने बंगाली करते हैं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई आपको गोली नहीं मार रहा आपको, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बंगाली समाज में नेताजी को लेके इतना इंटरेस्ट है जैसे ये बोल रहे हैं, तो वो मैं सोशल मीडिया में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? हमारी किताब को लेके ट्रैक्शन क्यों नहीं है? हमारे को खुद पे ट्रैक्शन नहीं है? मैं 60,000 लोगों पे क्यों बैठा हूँ 20 साल जिंदगी खराब करने के बावजूद? उसमें भी गिनती के 100 लोग जो मेरे दोस्त हैं वही मेरे रिट्वीट करते हैं। कोई रैंडम आदमी आकर के उल्टी सीधी बात बोलता है एक, और रीच, ऐसी बात नहीं रीच नहीं मारी। एक पीछे कभी आरजी कार वाला केस हुआ था, तो मैंने एक वीडियो लगा दिया अपने उस पर कि वो पुलिस वाला भाग रहा है और मीडिया वाले पीछे भाग रहे हैं। लास्ट आई चेक उसमें 5.3 मिलियन व्यूज़ आए थे, ठीक है। तो अगर मेरे ही फेसबुक पोस्ट से इतने लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, उसी फेसबुक पे, उसी ट्विटर पे जब मैं नेताजी के बारे में लिख रहा हूँ, so I should see a very ground support system or ecosystem supporting me। I absolutely agree। No, I don't agree with that I'll give you an example। अभी एक फिल्म आने वाली है छावा, which is about छत्रपति शिवाजी महाराज's son। Every Maharashtrian, every मराठा, संभाजी की, वो उस फिल्म को सपोर्ट करेगा, वो जाएगा देखने, भले वो उससे अग्री करे ना करे, और अगर नहीं भी करते अग्री तो वो साथ में मिलके कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, which I feel is lacking over here। Lacking because of the brainwashing of 7-8 decades। प्लीज अंडरस्टैंड, 1950 से लेकर 2011 तक जो ब्रेन वॉशिंग हुआ है 60 साल, उसका जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई इफेक्ट तो रहा होगा। मैं तो बोलता हूँ दिस इज अ मिरेकल, यूनिक हमारे देश में
कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इतना सप्रेस करने के बावजूद आज हम नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं. दैट द मैन इज अलाइव इन पीपल्स हार्ट एंड मेमोरी. अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता, जस्ट इमेजिन क्या होता. देखो हम तो वो कोशिश मिला कर- नहीं है ना. वो कोशिश कर रहे हैं बंगाल में. मैं तो करते 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 बुढ़ा हो गया अब तो, कि इतना कोशिश कर रहे हैं वहाँ नहीं मिलता. वहाँ कितने एमपीज के पास गए, बातचीत करा, इट्स नॉट हैपनिंग. तो दैट इज द प्रॉब्लम ना. हम लोग मजबूरी है, मैं क्या बताऊँ को, कि मजबूरी है कि जहाँ से हमको सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा. और वो अब एक एक करके गड़े मुर्दे निकल रहे हैं बहुत सारे. मैं देख रहा हूँ कि मैंने कुछ एक आर्टिकल थी, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ और आर्टिकल लगे. वी शुड इंक्लूड इन सम फ्यूचर में. मेरा पढ़ के खून खौल गया कि कलकत्ता के मतलब मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स के अंदर सुभाष बोस को बुरा भला बोला हुआ है रिसेंट टाइम्स के अंदर. मतलब इन व्हाट सेंस? उल्टा सीधा बकवास की उनके बारे में. That he made political judgments which were wrong. He Openly criticizing him was and- dictatorial. So all kinds of कैन यू आर misinformation. फ्रॉम महाराष्ट्र. अगर कोई शिवाजी महाराज के बारे में नेगेटिव आर्टिकल किसी मेन स्ट्रीम पेपर में छाप दे ओपेड पेज में, तो क्या होगा? बवाल आई मच कैन टेल जाएगा. यू हमारे भगत सिंह के बारे It में would be कोई equal to riots हो जाएंगे. मैं राइट में आता हूँ, मैं सपोर्टर नहीं हूँ कम्युनिस्ट का. एवरीबॉडी नोज भगत सिंह वाज अ कम्युनिस्ट. लेकिन भगत सिंह ने देश के लिए काम जो किया योगदान है, दिया है. जो देश के लिए किया है. मेरे को ना कम्युनिस्ट हो, हिंदू मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं उसको सलाम ठोकूंगा, भैया उसका वो हमारे लिए पूजनीय है. जो देश के लिए राइट. वीरगति को प्राप्त हुआ है, हमारे लिए वो पूजनीय है. कोई भी हो, अब्दुल हमीद हो चाहे हमारे भगत सिंह को. भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि देश के लिए हुआ करके. यहाँ इतना उल्टा सीधा सुभाष बोस के बारे में लिखा जा रहा है, वो भी मेन स्ट्रीम पेपर के अंदर. देयर इज नो रिएक्शन. अभी नहीं हुआ है बिकॉज यू नो व्हाट, आप कितना भी डिसलाइक कर लो एज अ पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को, बिकॉज आई मीन आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो हुआ है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला है. बट ये एक्सटिंक्ट होने का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट हुआ है कि everything said and done, Forward Bloc was the only organized force in the state जो ये प्रोटेस्ट करने की क्षमता रखता था. तो जब कोई न्यूज़पेपर उल्टा सीधा कुछ छापे आर्टिकल, they could decide to pick up every single piece of that state's largest circulating newspaper, pick up every single piece and burn it. आज मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ उस स्केल में प्रोटेस्ट एंड टू स्टैंड अगेंस्ट कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है. इट्स टू स्कैटर्ड. लोगों के मन में अगर गुस्सा आए भी, जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ था ऑन 23 जनवरी, सम फिल्म एक्टर और कॉमेडियन माला चढ़ाने गए नेताजी के मूर्ति के ऊपर, तो वो जूता पहन के चले गए. तो लोग ऑब्जेक्शन बताया एंड वो so he started playing a victim and all those things because, but again see the dichotomy. जहाँ गए थे कॉमन लोग, कॉमन पीपल, but he is highly entitled, privileged, elite. His voice reaches farther. Right. Has more power. तो उसका narrative becomes the main narrative. जो ग्राउंड लेवल पे है उसका narrative तो अब तक पहुंच नहीं रहा है. जाके क्या किया, पुलिस ने उस लोगों को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, थाने में डाल दिया. And this guy could play victim. That is the problem in Bengal today. कि intellectual class, educated, higher educated class, leftist brainwashing के वजह से they have such a skewed thinking. इतना मतलब ridiculous भी नहीं बोल सकते उसको. इतना मतलब घिनौना सोच है about people like नेताजी, about nationalism, the idea of nationalism. कि उनको सीधा सीधा सच्चाई दिखाई नहीं देता है. They would deny and they have denied Netaji his place for the last 70 years. Yeah. And what we are seeing today is the result of that. तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ जी के नेताजी के लिए जो रिगार्ड है, जो इमोशन है, वो है. It has to be brought together, it has to be mobilized. Yeah. It's too scattered, too distributed. You know, this is the difference. मतलब I forget the name of the journalist जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने संभाजी महाराज के अगेंस्ट बहुत सारी बातें लिखी थी. People of Maharashtra, they came together, they protested, but at the same time उस इंसान की वॉइस को भी जगह थी, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. तो आई फील कि मतलब
अगर कोई नेताजी के अगेंस्ट बोलता है, उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोलता है, फेयर इनफ, बेशक बोले, उसके बेशक अगेंस्ट बोले, आवाज भी उठनी उतनी ही जरूरी है। बेशक बोले। वी आर नॉट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। हम कोई पूजा, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, नेताजी पूजा नहीं कर रहे और चाहते भी नहीं है। हेल्दी डिस्कशन हो, फैक्ट बेस्ड डिस्कशन हो, इट शुड नॉट बी वन साइडेड एलिगेशंस एंड कैरेक्टर असैसिनेशन ना। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पॉलिटिकल फिगर्स जो है स्टेट के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेम्स विल नॉट मेक सेंस टू योर ऑल इंडिया ऑडियंस, बट उनको ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है कंपेयर टू नेताजी। आई मीन, आर यू किडिंग? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी आर यू? मैं वही मैं कह रहा कि मैं सिर्फ बंगाल की बाउंड्री से की बात नहीं कर रहा, मैं बंगाली समाज बात कर रहा हूँ दिल्ली के CR पार्क की, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेक्चर मेरे सब जगह होते हैं, विदेश में लोग बुलाते हैं, पैसा खर्च करके बुलाते हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे 3-4 दोस्त हैं CR पार्क में, कितनी बार कोशिश कर ली, वो कभी नहीं बुलाया। उसके अलावा हम लोग पूना में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे में कई बार बातचीत करी कि बॉम्बे में बंगाली समाज है, और आप उनकी एक्टिविटी नोट करोगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि पैसा कितना लोग के पास में। पैसे की तो देर नेवर, ठीक है, आपके मनी इज नेवर अ फैक्टर। गुड़गांव में जबरदस्त बंगाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज करना हो, पैसा लगाना हो, कुछ करना हो करके, वो सारा कुछ है करके। तो मैं जब कंप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने कि वहाँ के समाज ने इसको कोई सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ओनली द बंगाल स्टेट, आई एम सेइंग कि बंगाली समाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मुझे वही दिखाई दिया बैंकॉक में रिसेंटली, वही दिखाई दिया मुझे पूना में, वही दिखाई दिया बॉम्बे में, वही दिखाई दिया। I mean, to some extent, he's right. I agree. For nearly 3.5 years, I have been sitting in Hyderabad. People know I am in Hyderabad. There are Bengali associations in Hyderabad. Bengalis in Hyderabad know I am in Hyderabad. I never got an opportunity to give a lecture other than those organized by friends. I mean, people who know me and have been associated with me for long. तो वो 2-3 हुए 3 साल में, ज्यादा होना चाहिए था। Because why? I don't understand. Because that week I am leaving Hyderabad, that week मुझे देखने को मिलता है तेलंगाना बंगाली फिल्म फेस्टिवल। They are spending money to organize that. They are getting the heroes and heroines, the actors and actresses. They are spending money. तो अगर ये कर सकते हैं, हमारा तो is a fraction of a cost. Right. एंड लोग वैसे ही आ जाते हैं। वो इंटरेस्ट नहीं, कॉस्ट की बात नहीं, कॉस्ट इज नेवर अ फैक्टर। लोग तो वैसे आ जाते हैं, जब भी लोगों को पता चलता है कि वी आर टॉकिंग, वो 300-400 लोग तो आ जाएंगे। तो वो जो आप बता ना कि वो जो प्रॉब्लम उनकी है कि पॉलिटिकल क्लास खिलाफ में, वो तो बंगाल के लिए। बैंकॉक में किसने रोका बंगालियों को? जब सारे INA के पुराने लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बंगाली भी है, मुझे बंगाली दोस्त इनपुट देते हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। उनको बोला कि हाँ हमारा एसोसिएशन है, उनको मालूम है कि आप बैंकॉक में हो, 7 दिन के लिए आप यहाँ पर हो, तो ऐसा नहीं कि मुझे पता, मैं उन्हें, मेरे बंगाली दोस्त ही मुझे बताते हैं करके, तो दे शोड नो इंटरेस्ट। आई एम गिविंग अदर एग्जांपल कि आई गो टू अदर स्टेट्स, आई मेक efforts to reach out to them first of all. Who are they? When you go to other states, the Bengalis, they are Bengalis वो वही higher educated elite जो है, जो जिनको नौकरी नहीं मिल रहा स्टेट में, बाहर जाते हैं, तो वही कम्युनिस्ट ब्रेन वॉशिंग लेकर वही बाहर बैठते हैं, जिन्होंने उस चीज को, उस कम्युनिटी को हाईजैक कर लिया एक तरह से। Exactly. It's their voice which is coming out. JNU के बंगाली लीडर्स कौन है? स्टूडेंट लीडर्स कौन होते हैं? They hardline extreme leftists. ओके, आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा बातें की है एंड बहुत वेरिएड सब्जेक्ट्स पे। बहुत बंगाली आपको मिलने वाले ऑडियंस में, आपको ही बढ़ना चाहिए। आप कहाँ महाराष्ट्र में, वो जय महाराष्ट्र बहुत हो गया, अब जो है बंगला करो आप करके कि सारा बंगालियों का। आई लव कोलकाता, बट आई डू आल्सो। आई मीन आई एम नॉट ऐसा कि मेरे आई लेट मी अगेन क्वालिफाई, कल को पढ़ के मुझे गाली देगा नीचे करके। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 90% को इंटरेस्ट नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो बचे हुए 10% है वो नेताजी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, और मेरे भी सारे दोस्त में तो उसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मैं बार बार वो रिपीट करता हूँ। लोग मेरी स्टेटमेंट को काटा काटते हैं कि हमको भी कलकत्ता जाने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे सारे दोस्त वहीं हम घूमते फिरते हैं, वहीं खाना खाते हैं, और वहाँ जाके हमारा 5 दिन में 3 किलो ऐड हो जाता है खाने में। तो है कि ऐसा नहीं कि वो नहीं। इसको तो कुछ नहीं होता है, ये स्टेटमेंट दे देते हैं, मेरा इनबॉक्स भर जाता है, दादा टेल हिम नॉट टू टॉक लाइक दैट, ही हैज हिज राइट टू हिज ओपिनियन। अब पर आई थिंक फ्रैंकली वेरी जेन्युइनली फॉर द नेक्स्ट 3 months अपना तो संडे बंगाली कर लो, जैसे देखा इचिरो कुरा हो गया था, ऐसा कुछ कर लो। श्योर। बट वन लास्ट थिंग,
इसमें कई सारी चीज़ें डिक्लासीफाई हो चुकी है, बट देर आर स्टिल फाइल्स जो अभी शायद क्लासिफाइड है, एंड गवर्नमेंट शायद उसे आने वाले टाइम में करे नहीं करे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई हैव सीन अ पैटर्न इन अ लॉट ऑफ ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया है. आई सी अ पैटर्न ओवर देयर. देयर वर फ्यू ट्वीट्स जो मैंने नोटिस किए थे. डू यू थिंक चेंज हो रहे हैं वो टाइड्स धीरे धीरे आपके फेवर में अब आ रहे हैं, और डू यू थिंक स्टिल वो डिफिकल्ट वाटर्स टू ट्रेड है? इसका मैं इनडायरेक्टली आपको आंसर दूंगा, मतलब करके, मतलब वो देखने का नज़रिया है. बट उसमें एक, जैसे अगर मैं, लेट मी गिव यू एन वेरी फेवरेबल काइंड ऑफ थिंग. सपोज इट्स अ वेरी फेवरेबल एंड आई होप इट इज ट्रू. There's also a negative side, but I'm giving you a favorable side. So once somebody who is in the system and know how of things and all that, BJP वगैरह, तो एक उन्होंने बात मुझे बताई थी. उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि आर्टिकल 370 हटाने का हमारे दिमाग में 50 साल से, ठीक है. अटल जी ने कोशिश की, नहीं हुआ. मोदी जी को भी आकर के करते 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 कुछ साल लग गए. तो होता ये कि आप जब लोहा हथौड़ा चलाते हो, जब लोहा गर्म होता है, तो हथौड़ा आपके हाथ में होता है, लेकिन लोहा गर्म आप नहीं करते हो, परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस लोहा गर्म करती है. तो आर्टिकल 370 को हमने इसलिए टाइम लगे कि सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवरेबल नहीं थी. एक सडनली हमको लगा कि ये सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवरेबल हो गई हैं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने उसकी पूरे केस की जो इमेज क्रिएट की थी कि अगर ये अपने हटाओगे तो पूरा मिडिल ईस्ट खिलाफ में आपके हो जाएगा. जब भारत सरकार को लगा कि मिडिल ईस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, गल्फ कंट्री से, तो उन्होंने फटाक से करके ख़त्म कर दिया. फिर ये बता के उन्होंने मुझे बोला कि अब नेताजी का मुद्दा तो हमारे हाथ में अभी भी आया है. तो आई होप एंड प्रे कि दिस वन वे ऑफ लुकिंग इट, कि ये जो किया जा रहा है वो धीरे 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 वो चीज़ को लाया जा रहा है. तो आई कैन होप एंड प्रे कि दैट इज़ करेक्ट, बट इन दैट डज नॉट मीन दैट वी विल स्टॉप ट्राइंग. हम लोग अपना काम करते रहेंगे, और हमें काम, हमारी लड़ाई चल रही है, हमारी लड़ाई इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग अपना इशू को रेस करते रहेंगे. उसमें आपके, मैं यही करता हूँ कि आगे जो भी होगा नहीं होगा, वो तभी होगा कि हम कुछ करने के लायक रहेंगे. तो जितनी हमारे पास में ताकत आएगी, क्लाउड आएगा, उतना ही हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को. तो उसमें 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल से मैं आपके थ्रू जो ऑडियंस देख रही है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा. पहली चीज़ तो ये कि आपको बहाना नहीं है, ये किताब उठाओ पेंगुइन रैंडम हाउस की, ठीक है. और ये आप कोई भी आदमी को दिखाओगे, तो कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, उसको मालूम है कि पेंगुइन रैंडम हाउस का मतलब क्या है. यू कैन नॉट लुक डाउन अपॉन दिस थिंग, यू कैन नॉट रिजेक्ट. पिछली किताबों को भी आप नहीं रिजेक्ट करते, लेकिन आप वो बहाना मार दोगे ये तो पुरानी किताब है, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, छोटा पब्लिशर है, वट करके. यहाँ कोई धंधा एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला, ठीक है. किताब पढ़िए खरीद करके. मैंने एक लोगों में टेंडेंसी देखी है कि लोग 4-4 घंटा बैठ के किताब नेताजी का या उसका वो चीज़ सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन जब पता नहीं, जब किताब की बुक में ख़रीदने जाते हैं तो चेतन भगत की किताब पढ़ लेते हैं. तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ो, चेतन भगत पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, सब पढ़े, लव स्टोरी अच्छी लगती है. लेकिन एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मी एंड नेताजी इशू, हिस्ट्री पे रिसर्च करना और ऐसे इशू करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टाइम लगता है. अगर आप ऐसी किताबों को ख़रीद करके नहीं पढ़ोगे तो लोगों ये करना छोड़ देंगे, ठीक है. और बिना किताब लिखना ही मतलब मेन चीज़ है. पॉडकास्ट तो बात की बात है, ठीक है. तो पहली बात तो ये कि आप अपनी किताब पढ़ें, उसको देखें, उसको करें. दूसरा ये कि सबसे अच्छा तरीका इशू को समझने का किताब पढ़ें. अगर आप वो नहीं कर सकते, हमारे लेक्चर्स होते हैं, जैसे मेरे महाराष्ट्र में काफ़ी हमारे लेक्चर्स हुए, महाराष्ट्र में हमारे हुए, और वहाँ तो हमें लोग बुलाएं लेक्चर्स के लिए. हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, मतलब जैसे मैं आपको बैठ के जो अभी हम 2 घंटे से हम जो बोले जा रहे हैं, अगर साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट दिखा देते तो शायद आपको और मज़ा आता. मैंने देखे आपके लेक्चर्स यूट्यूब, आपको मज़ा आता है कि वो यूट्यूब में मज़ा नहीं आता. जब आप रियल में, आप रियल लाइफ हॉल में बैठे के देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा. तो एक तो ये तरीका है लोगों तक पहुँचने का, और आपका पूरा पैसा वसूल होगा, लोगों को बड़ा मज़ा आता है. स्टूडेंट को खासकर, बुड्ढों को नहीं आएगा, बुड्ढों का इंटरेस्ट चेंज हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स को हर जगह लेक्चर में, नागपुर में, पूना में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह जहाँ आप कराते हो लोगों को मज़ा आता है. तो आप हमारे लेक्चर्स कराइए. खासकर अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, आपके लेक्चर्स लोग देने आते हैं. इवन मैं कलकत्ता बंगाल में गया तो वहाँ तो नोबेल प्राइज़ विनर को बुलाया जाता है. इतना लोगों का पैसा है कि आप कलकत्ता से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे बंदे को बुला रहे हैं जो नोबेल प्राइज़ विनर है, तो वो फ्री में तो आएगा नहीं. करेक्ट. वो बूढ़ा आदमी अमेरिका से आ रहा है, सीधी फ्लाइट है नहीं, वो फर्स्ट क्लास से फ्लाई करेगा, लेकिन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के पास में. हमें नहीं बुलाएंगे, लेकिन ठीक है, तब बहाने मारेंगे जी पैसा नहीं है, बड़ा गरीब स्टेट है, अपना आंडम खाना भैया, और तुम्हारे को
जब शाहरुख खान की टीम क्रिकेट मैच जीती थी उसको तो तुमने गोले की सोने की चेनें डाली, तब तुम्हारा पैसा निकला है जेब से। सुभाष बोस की बारे में पैसा आपकी जेब में नहीं होता। तो ये वाला बात, तो हमें लोग लेक्चर्स के लिए बोला है, टॉक्स के लिए बोला है, ताकि हमारा ये बढ़ता जाए, लोगों तक बातचीत जाए, ये चीज़ें करें। तो इससे क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टीसन पॉलिटिक्स की नहीं, जनरल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इन एनी डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू पॉपुलर डिमांड्स। तो जब तक आप वो पॉपुलर प्रेशर, पब्लिक प्रेशर जब तक क्रिएट नहीं करोगे, राइट, तब तक सरकार क्यों करेगी? इट्स अ कंटेंशियस सब्जेक्ट, इट्स अ रिस्क, इट हैज इट्स ओन रिस्क्स। सो व्हाई शुड द गवर्नमेंट डू एनीथिंग? इट नीड्स टू सी एन इंसेंटिव। ये कोई बेनिफिट तो होगा, ऑफ कोर्स। तो वो बेनिफिट दिखाएगा कौन? दिखाएगा पब्लिक इंटरेस्ट। तो ट्विटर में, फेसबुक में आप ट्वीट कीजिए कि हमारे बारे में, हमारे को रीट्वीट कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, वो सब करिए। तो ताकि लोग the Prime Minister and the Home Minister see that thousands of people are talking about this, they will know that there is genuine interest in this. Yeah. तो हमारा it's a sequential step. हम we need to reach out to a lot of people. तो उसके लिए लेक्चर्स की जरूरत है, और वो जब हो जाएगा, आप किताब पढ़ेंगे, बात करेंगे, जितना करेंगे चेन सिस्टम में एक डोमिनो इफेक्ट होगा, पब्लिक कंसेंसस बढ़ता जाएगा इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो वो बहुत जरूरी है, और जब तक वो नहीं होगा, आप ये सिर्फ नहीं पूछ सकते कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। सरकार क्यों करेगी? आस्क दिस, कि सरकार क्यों करेगी? आपने सरकार को कोई इंडिकेशन दिया है कि एज अ सिटीजन यू वांट द गवर्नमेंट टू डू दिस, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए उसमें कि पिछले हम 70 साल में, जब से नेताजी की डेथ मिस्ट्री ज़्यादा ही हो गई, ये स्टार्ट हुई है करके, बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट वी हैव मेड, आज के दिन में जितनी डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में आज से कभी हिस्ट्री में नहीं थी। ठीक है, लोगों को पहले नहीं मालूम था, लोगों को पता है, किताबें हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, 2-2 घंटे के लोग देख रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं। तो एक तो अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और दूसरा ये कि दिल्ली में उससे अच्छी आपको गवर्नमेंट फेवरेबल नहीं मिलेगी। मोदी जी की है, अमित शाह जी बैठे हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हम मोदी जी के और अमित शाह जी के हाथ पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ से उनसे काम करवा देंगे, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जहाँ उनको नज़र आया कि ये काम करने से पब्लिक पूरी खुश हो जाएगी, वो देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो जनता की बात सुनते हैं। तो इससे अच्छी गवर्नमेंट आपको, इससे अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, पर तो करवा ले। एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब शायद वी कैन एंड ऑन दैट नोट एज वेल, कि गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या करना है? तो ये एक स्टेटमेंट सबका होता है ना। गड़े मुर्दे तो कौन सा, जब आप ये जो आप बता रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो, वो तो हर पे अप्लाई होगा ना फिर वो आप। ऑफ कोर्स, वो तो फिर आप जब गांधी जी की बात शुरू कर में ही रहे तो हो, मैंने आपसे पूछा था कि आई एम वेटिंग फॉर आवर एस्टीम्ड एकेडमिक प्रोफेशनल हिस्टोरियंस टू राइट एन ईमेल टू डोलांड भाई कि काहे भाई, काहे कनेडी के गाड़े मुर्दे उखाड़ रहे अमेरिका में हो? क्यों कनेडी का इशू इतना गर्म हो गया? अभी मेन पॉलिटिक्स वहाँ पे हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इतिहास का देखेंगे ना, व्हाट इज हिस्ट्री बाय द वे? हिस्ट्री ये है कि आज अभी से 5 मिनट बाद जब आपका ये बंद हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। राइट। जो समय बीत चुका है वो वापस कभी नहीं आने वाला। तो अगर आपका ये सबका एस्टिमेट है कि हमको सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करनी है, फ्यूचर की बात करनी है, तो सारे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट बंद कर दो। अकबर के ज़माने में क्या होता था, कौन क्या रोटी खाता था, क्या खुदाई होती, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर तो राम मंदिर का इशू भी नहीं उठाना कोई भी इशू नहीं, हिस्ट्री में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्योंकि आगे आप, मुझे जैसे इंटरेस्ट है कि अपना पाटलिपुत्र का क्या हुआ, पाटलिपुत्र के खंडर कहाँ गायब हो गए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में यहाँ वहाँ पे। अब पाटलिपुत्र कुछ था नहीं था, 600 एडी में वो जल जुल के खत्म हो गया, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी को? आपको अगर मॉडर्न ही होना है तो आप वेद, उपनिषद, पुराण सब बंद कर सब दीजिए। पुरानी चीजें, रीड ओनली मॉडर्न टेक्स्ट। मॉडर्न टेक्स्ट आज का पढ़ो, आज 50 शेड्स ऑफ ग्रे, बी अ लिबरल, बी मॉडर्न, ठीक है? नेशनल टेक्स्ट बुक बना दो। पुराने जमाने की जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि गाड़े मुर्दे उखाड़ने की जो बात कर रहे हो, ये गड़ा हुआ मुर्दा है क्या लगता है? तो 2006 में होम मिनिस्ट्री इतना डेलिबरेटली डिटेल्ड मिसलीडिंग नोट जमा करता? इफ इट वाज ओनली इफ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, वो तो पास्ट है ना, बंदा मर गया ना। तो व्हाई आर यू गिविंग, सबमिटिंग अ फॉल्स नोट टू द कैबिनेट इन 2006 आफ्टर 60 इयर्स? उससे भी खतरनाक चीज हुआ 2007 में, जब हमने हमारा आरटीए कैंपेन शुरू किया एंड वी गॉट द फर्स्ट फेवरेबल जजमेंट फ्रॉम द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कि आप 201 या ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको दे दीजिए। तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 91 डॉक्यूमेंट्स देंगे,
और सरकार ने डिसाइड किया किसने? Only 5 people in the government decided. 5 people who are collectively known as Cabinet Committee on Political Affairs. कौन बैठते हैं उसमें? 5 लोग बैठते हैं, ज्यादा कुछ नहीं. प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बस 5 लोग 2007 में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं नेताजी के डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया जाए या नहीं. आप सोच, आपको लगता है ये हिस्ट्री का इशू है? और एक भाषा, आखिरी चीज़ में, आखिरी कमेंट मेरा ये कि यही भाषा कुछ और थी, बट इसी ऐसा एक जुमला दिया गया था. और 1960s के दशक में लोगों ने डिमांड रेज की कि शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं है, वो ताइवान में कभी गया नहीं कुछ करके, और वो शाहनवाज मिलिट्री का आदमी था और उसको समझ नहीं थी, और ये हमें जुडिशल प्रोब चाहिए, तो इस पर एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें जज बैठे करके. तो भारत सरकार ने उस टाइम पे यही जुमला दिया था कि पुरानी बात हो गई, क्या कितने साल इंक्वायरी करवाओगे. पर उसी टाइम पे घटना घटती है जिस कारण से हमारी डिमांड को माना गया बाद में, तब हमारी मतलब उन लोगों की वो ये था कि 1967 में उन्होंने जीवनलाल कपूर कमीशन बना दिया महात्मा गांधी के डेथ पे इंक्वायरी करने के लिए. उन्होंने पॉइंट पकड़ लिया कि जब नेताजी की बात की तो तुमने जुमला दिया कि पुरानी बात हो गई, जब महात्मा गांधी की बात है तो तुमने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए. तो फिर ये एप्लीकेबल सब पे होना चाहिए ना. करेक्ट. अब मैं जब से आपकी, जब आप पैदा नहीं होगे उससे पहले से मैं जब मैं पैदा हुआ था, मैं ये कहानी सुनता आ रहा हूँ कि गांधी जी को नथुराम गौडसे ने मारा, और गौडसे का कोई लिंक पता नहीं हिंदू महासभा के साथ में था, उसको संघ के साथ में लपेटे में लिया. इस बात को हर साल ये लोग रिपीट करते हैं, हर साल इस पर किताब आती है. नई चीज़ क्या उसके अंदर, ये बात सबको मालूम है. राइट. गौडसे ने गांधी जी को मारा, ये किसको नहीं पता. गौडसे से एक टाइम पे किसका संबंध था वो था, लेकिन इस बात को बार बार रिपीट कर रहा है. तो तुम्हारे गड़े मुर्दे तो उखड़ जाए तो ठीक है, हमारे गड़े मुर्दे क्यों ना उखड़े भैया. तो वो प्रॉब्लम है ना. तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू हैव ए यूनिवर्सल अप्रोच कि आप किसी के मत उठाओ. लेकिन अब ये है अपनी बारी में, तो जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई है तो पार्लियामेंट में भारत सरकार ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने मरवा दिया. ठीक है, तब तुम्हें नजर नहीं आया कंस्पिरेसी थ्योरी क्या होती है. और कितने साल से चला उनको इंक्वायरी? पता नहीं, 20-30 का डाटा दिया पूरा बैठ के, 20-30 अभी भी चल रहा है. राजीव गांधी की मर्डर मिस्ट्री पे कोई मिस्ट्री नहीं है भैया, लिट्टे ने मारा, कहानी खत्म. ये बेमतलब पब्लिक का पैसा फूक रहे हैं. तो ये डबल स्टैंडर्ड इनके बहुत जगह हैं. तो वो आपको एक ही कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. आपको एग्जांपल दिया था कि आपके महाराष्ट्र में 1965 में भैंसें चोरी हुई थी, उस बंदे को ना लास्ट ईयर पकड़ लिया उन्होंने. तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैं थाड़े के सामने पैदा हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको, 40-50 साल तक ये लोग इंक्वायरी करते हैं छोटे छोटे केसेस की. एक दिल्ली में बहुत मशहूर केस हुआ था, किसी बस के ड्राइवर कंडक्टर ने 5 रुपये मतलब पैसे नहीं दिए थे पूरे. उस 5 रुपये के चक्कर में उस आदमी को उन्होंने पूरी ज़िंदगी रगड़ाई कराई. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको लताड़ा, उसको 5 रुपये के चक्कर में. वो किसी को नहीं छोड़ते. हमारी बारी में बैठ के ये जुमले, बड़ी बड़ी बातें कि गड़े मुर्दे क्यों खाड़, ये कर. राइट. चलो, थैंक यू सो मच चंद्रचूड़ सर, अनुज सर. आप दोनों को साथ में जो आपके फैंस देखना चाहते थे, आई एम हैप्पी मैं उनके लिए ये कर पाया. हम फिल्म स्टार नहीं है, फैन नहीं है, हमारे सपोर्टर है. आपके सपोर्टर है, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स है. फैन होते हैं ये जो फिल्मों वालों के. राइट. हम लोग तो नॉर्मल आदमी, हमारे क्या फैन होंगे. राइट. बट थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्सेशन के लिए. टू द ऑडियंस, इस किताब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इनफैक्ट आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. मेरे इंस्टाग्राम से भी आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी. प्लीज़ गो आउट, बाय दिस बुक, रीड दिस बुक. इसके पहले भी कई सारी किताबें लिखी है, वो भी पढ़िए. एंड आई होप कि हम फ्यूचर में ऐसी पॉडकास्ट करते रहे, अलग अलग एंगल्स ढूंढ के निकाल के लिख के आए, एंड आप ऐसी किताबें लिखते रहे, एंड इस पूरे सब्जेक्ट को नेशनल लेवल पे और ज़्यादा रिकग्निशन मिले. सो बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दैट एज वेल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस. थैंक यू.